ऑनलाइन में आपको आवाज़ आ रही है और ये वीडियो दिख रहा है? कैन समवन कंफर्म? श्रृंखला, आवाज़ आ रही है? Yes, sir, you are audible. फाइन, थैंक यू। योर नेम? हाँ, अनुरूपा। ओके। आप अर्चना? अर्चना, ओके। एंड योर नेम? देविका, ओके। तोशिबा। तो आप लोगों का ये जो आज की क्लास रहेगी इसमें जो भी ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन में वो म्यूट कर लें। ऑनलाइन में ज्वाइन करने का एक तरीका है कि मोबाइल या लैपटॉप जो भी है फ्रंट में रखें। उसमें भी फ्रंट में रखने का जितना हो सके आपके आई साइड के सामने में रहना चाहिए, रादर देन नीचे रहना चाहिए, क्योंकि हेड का वेट हमारे बॉडी का बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा हम बेंड करते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो कोशिश करो कि फेस टू फेस आप जब भी क्लासेस करो, ऑनलाइन क्लासेस करो या ऑफलाइन क्लासेस करो, है ना, हम लोगों का हेड ऐसे स्ट्रेट ही रहे। ठीक है। सेकंड थिंग, जब आप लोग कभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करोगे तो उसमें ये चीज़ है कि जो स्क्रीन दिख रहा है उसको हॉरिजॉन्टल में करना, और उसको टैप करोगे, डबल टैप करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। 2 बार उसको पुश करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि ये जितने क्लासेस हैं सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते रहेंगी, है ना, आप देख रहे होगे। आप ऑनलाइन क्लास करो या ऑफलाइन करो क्लास करो, ऑलवेज देयर शुड बी अ टेबल एंड चेयर। एक टेबल एंड चेयर होना चाहिए। टेबल पे ही बैठ के क्लास करना है। इवन ऑनलाइन में ऐसे बिस्तर पे लेट के वैसा भी किया जा सकता है, बट दैट शुड नॉट बी द वे, क्योंकि हमको नोट डाउन करना नहीं हो पाता। और जब भी हम क्लास करते हैं इसका सबसे मेन चीज़ ये है कि क्लास को याद कैसे रखें। समझो, ये 2 आवर्स की जो क्लास करते हैं उसको अगर हम लोग नोट्स की फॉर्म में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के नोट्स के फॉर्म में अगर हम लोग नहीं उतार पाए, इसका मतलब वो 2 आवर्स की क्लास को रिकॉल करना मुश्किल है। इट मीन्स ये 2 घंटा मेरा वेस्ट भी हो गया। इसलिए ये 2 घंटे को रिकॉल करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट के नोट्स का रिवीजन रखना चाहिए। मतलब 2 घंटे की क्लास का 2 पेज के हिसाब से आपका रिवीजन का नोट्स बनना ही चाहिए। इवन इफ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए और एग्जांपल्स एक फनी टाइप का भी एग्जांपल दिया, उसको भी आप जस्ट नोट कर लो। इससे क्या होता है, क्लास को रिकॉल करना आसान होता है। ठीक है ना। इसलिए जब भी क्लास करो तो नोट डाउन करते रहो। 2-3 बेनिफिट है नोट डाउन करने का। पहला बेनिफिट है अटेंशन लेवल ज़्यादा होता है। जब भी आप नोट करते हो अटेंशन लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ें टीचर ने बताया वो प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होकर आपने लिखा। तो इसलिए क्या है, वो चीज़ें एडवांटेज हैं। दूसरा क्या है, रिवीजन करना आसान होता है, कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो। रिकॉर्डिंग का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमको पता है कि 2 घंटे का रिकॉर्डिंग फिर से मिल जाएगा, हम दोबारा सुन लेंगे। पर 2 आवर्स की क्लास को फिर से 2 आवर्स में सुनना, वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। हम चाहते हैं कि वो मेमोराइज हो जाए और जो चीज़ें मुझे भूल जाऊंगा उसको बस मैं नोट डाउन कर लूँ, इतना ही है। ठीक है। तीसरा ये होता है राइटिंग प्रैक्टिस होती है ना। जब आप लिखते हो राइटिंग प्रैक्टिस होती है और ये हेल्प करेगा उस समय। जैसे कॉलेज में ना लिखने का प्रैक्टिस थोड़ा सा कम हो जाता है, स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा लिखने का होता है, कॉलेज में कम हो जाता है, उसके बाद और कम हो जाता है। तो ये इससे क्या है, आपका हैंड राइटिंग भी बनेगा। मेक श्योर जब आप नोट्स बनाते हो या जब टीचर बता रहा है, तो जब नोट डाउन करते हो तो अच्छे हैंड राइटिंग में भी हो, है ना, और फास्ट भी हो। ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस जो है आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये है, इसलिए इवन इफ यू विल बी गेटिंग द स्लाइड्स एंड नोट्स, सारा चीज़ मिल जाएगा, फिर भी नोट डाउन करना। ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों को 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत बेसिक से समझनी है। उसमें पहला चीज़ ये है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। हम लोग जो भी क्लास में करते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं, बुक्स कैसे पढ़नी है, रिवीजन कैसे करना है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, और लास्ट है ये सारे का जो रिज़ल्ट है या आउटपुट है वो हमारे रिज़ल्ट में कैसे दिखना है। ठीक है। यही तो अल्टीमेट पर्पस है हमारा, कि जो भी मैंने रीड किया उसको मैं रिवाइज करूँगा,
अगर मैंने रिवाइज किया है तो वो रिटेन होगा, और जो मैंने रिटेन किया उसको मैं फिर से रिप्रोड्यूस करूंगा अपने आंसर शीट में, और अगर वो प्रॉपरली मैंने रिप्रोड्यूस कर पाया तो वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो कितना सारा री हुआ। तो किसी भी क्लास को करो, चाहे ये एग्जाम के लिए करो या कोई भी एग्जाम के लिए करो, सबसे पहले आपका क्या है, पहला लेवल होता है वो रीडिंग का होता है। रीडिंग में दो टाइप का होता है, एक एक्टिव और पैसिव रीडिंग। एक्टिव या पैसिव रीडिंग मतलब ये है आप पढ़ रहे हो पर ज़्यादा ध्यान नहीं है और दूसरा है कि पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो, तो एक्टिव रीडिंग ही करो। वैसे ही क्या है, लिसनिंग भी जो बोलते हैं, सुनना जो है उसको भी एक्टिव लिसनिंग करो। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है, अगर मैं लिसनिंग की जगह मैं हियरिंग बोलता और कभी मैं बोलता हूँ लिसनिंग, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। मुझे एक आवाज़ आई, मैंने ध्यान देके सुना, दोनों में डिफरेंस है। आवाज़ आई, कोई भी रैंडम आवाज़ कहीं से भी आती रहती है, तो क्या मैं लिसन कर रहा हूँ? नहीं, मैं हियर कर रहा हूँ। तो आई एम हियरिंग द साउंड बट आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक। मैं लिसन करता हूँ म्यूजिक को, मैं लेक्चर को लिसन कर रहा हूँ। जब लिसन करते हो, सुनते हो, तब आप ध्यान देके सुनते हो। तो इसलिए क्या है, हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस किया गया है, पर रीडिंग में ऐसा डिफरेंस नहीं किया गया है। आप मान के चला जाता, जब पढ़ रहे हो तो वाकई में ध्यान दे के पढ़ रहे हो। तो देखो, जो रीडिंग करते हो ना पहला लेवल का, तो पहले लेवल में जब रीडिंग करते हो तो अगर कोई टीचर पढ़ाया हुआ है तो वो बेस्ट पार्ट होता है। बट अगर टीचर नहीं पढ़ाया हुआ है वो पोर्शन को और आप पढ़ना चाह रहे हो, तब क्या करो, सुपरफिशियल लेवल पे पहले ना ऐसे डायग्राम्स पिक्चर्स को ऐसा ऐसा पलट के देखो, है ना, और ऐसे ही रैंडमली कोई बॉक्स में या चार्ट्स में कुछ चीज़ें लिखी है उसको बस ऑब्जर्व करो। आपको एक आइडिया बनेगा कि इस बुक्स में या इस पेज में या इस चैप्टर में क्या लिखा है करके। तो पहला लेवल है कि मैंने जब भी कोई बुक को पढ़ना स्टार्ट किया उसको मैंने सिंपली एक एक बार देख लिया। सेकंड टाइम में हैव अ पेंसिल, एक बार पेंसिल रखो और उसके बाद जो पढ़ते जा रहे हो, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे अंडरलाइन करते जाओ पेंसिल से। तो वो हुआ रीडिंग का सही लेवल। अब रीडिंग तो हुआ, अब उसको मुझे याद रखना है। तो सेकंड लेवल जो आता है वो है रिवीजन। रिवीजन रिवीजन मैं उस पार्ट को करूंगा जिस पार्ट को मैंने क्या किया है, अंडरलाइन, जिस पार्ट को मैंने अंडरलाइन किया है। और मुझे ये कोशिश करना है, जिस पार्ट को मैंने अंडरलाइन किया है उस अंडरलाइन पोर्शन से मुझे पूरा पेज रिकॉल करने की कोशिश करना है, याद आने की कोशिश करना है कि उसमें क्या लिखा था करके। तो दूसरा लेवल क्या हुआ कि मुझे रिवीजन तो करना है बट वो अंडरलाइन वाले से करना है। डेफिनेटली ऐसा होगा कि कुछ पोर्शन आपको याद नहीं रहेगा, ऐसा होगा ही। तो आपको वो पोर्शन जो आपको याद नहीं आ रहा है उसको फिर से क्या करना है, रीडिंग करना है। तो रिवीजन के बाद जो एरर है, जैसे हम लोगों को सपोज 80% याद आ गया, 20% याद नहीं आया, तो मैंने क्या किया, उसको फिर से रीडिंग किया और इस समय मैं क्या किया, नोट्स बनाया। इस समय मैं नोट्स बनाया। तो पहले मैंने रीडिंग किया ऊपर ऊपर से, ऐसी देखा, पिक्चर विक्चर देखा। दूसरे लेवल पे प्रॉपर रीडिंग किया, उसमें अंडरलाइन किया, ठीक है। तीसरे लेवल पे मैंने क्या किया, अंडरलाइन पोर्शन से रिवाइज करने की कोशिश किया। पर वो रिवीजन आज नहीं होगा, जैसे आज मैंने पढ़ा तो रिवीजन मुझे कल करना। तो रिवीजन आपने कल किया, जैसे आज दिन भर पढ़ा तो मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ या 1 घंटा हमेशा से रिवीजन पे देना है, क्योंकि मुझे कल के दिन का आउटपुट को रखना है। कल का दिन मेरा यूटिलाइज हुआ है उसको श्योर करने के लिए मुझे रिवीजन करना है। अब मैंने क्या किया, जब अंडरलाइन पोर्शन से मैंने रिकॉल करने की कोशिश की तो 80% ही रिकॉल आया, 20% मैं रिकॉल नहीं कर पाया। मैं उसको रीडिंग किया और जो पोर्शन मैं भूल रहा हूँ उसी का मैं क्या किया, नोट्स बना दिया। नोट्स हमेशा से ओरिजिनल जो कंटेंट होता है या सब्जेक्ट होता है या ओरिजिनल चैप्टर का 10 से 20% से ज़्यादा नोट्स नहीं होना चाहिए। बट क्या होता है, स्टार्टिंग के रीडिंग में जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा चीज़ मुझे याद है और कौन सा चीज़ मुझे याद नहीं है ना। तो क्या होता है, अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट कर देते हो, आप सारा चीज़ नोट डाउन कर देते हो।
तो मतलब क्या है, फिर बुक्स में ही रहने दो उससे अच्छा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या किया, रिवीजन किया, और रिवीजन के बाद वो 20% का नोट्स बना लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जो संडे का जो टाइम था, याद रखना संडे मतलब नो न्यू लर्निंग। संडे में कोई नया चीज नहीं सीखना है, बस जो पढ़ा हुआ है हफ्ते भर में उसको रिकॉल कर लेना है। तो मेरा एक हफ्ते का आउटपुट क्लियर हो गया कि हाँ इस हफ्ते में मैंने वाकई में 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का मेरा नंबर क्लियर हो गया कि इसमें से आएगा तो मेरे से बनेगा ही। ठीक है ना। तो संडे का नो न्यू लर्निंग, संडे का एमसीक्यू डे, जो उसको पढ़ा है उसको किससे सॉल्व करना है, एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ से सॉल्व करना है। और उस दिन मैथ्स अगर आपका वीक है तो मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस को करना है, समझे। तो क्या है, हमने पूरा वीक भर में क्या किया, हमने रीडिंग किया, अंडरलाइन किया, हर अगले दिन में लास्ट डे का रिवीजन किया, और हफ्ते में पूरा जो रिवीजन जो हुआ था, जो मैंने नोट्स बनाया था उसका रिवीजन किया। तो इससे मेरा एक हफ्ते का आउटपुट आया। उस संडे को मैंने कोई नया रीडिंग नहीं किया। जब मैंने रिवीजन कर लिया तो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, और जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो श्योरली कुछ गलत होंगे कुछ सही होगा, कुछ जो गलत हो रहे हैं उस पोर्शन को फिर रिवाइज करना है कि क्यों गलत हुआ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्क्रीटाइज्ड हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई टाइम बचता है तो मैथ्स का एक आध दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। एक जैसे आपने नंबर सीरीज लिया तो नंबर सीरीज का एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर मैथ्स आपका पुअर है, अगर नहीं है तो अभी लिव इट। संडे को इवनिंग को कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स, है ना, एंजॉय करो उस दिन, और ऐसा लोगों के साथ रहो जो लोग पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो, है ना। फैमिली फ्रेंड्स उनके साथ रहो, और कोशिश करो ये यूपीएससी सीजीपीएससी के बारे में बात मत करो, है ना। बस अपने नॉर्मल चीज़ों को ध्यान रखो, क्योंकि मंडे से आपको री एनर्जाइज करना है और फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो ये हुआ तरीका जो स्टार्टिंग है। तो एक पिक्चर दिखा रहा हूं मैं, उस पिक्चर को देख के बताना आप क्या समझते हो। ओके, ये पिक्चर में क्या समझ आ रहा है मुझे, यस एग्जैक्टली। मुझे पहले तो सीक्वेंसिंग ध्यान रखना चाहिए था कि मैं पेंटिंग कहाँ से करते आओ। इसने क्या किया, अपोजिट साइड से पेंटिंग चालू कर दिया और लास्ट में स्टक हो गया। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग यू शुड नो हाउ टू फिनिश इट, है ना। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना है कि फिनिश करना है, और फिनिश करने का मतलब ये है कि आपको जीतना है राधा देन हारना है। क्योंकि फिनिश करने का एक और तरीका है कि नाउ आई एम फिनिश्ड, अब मैं नहीं करूँगा, वैसा नहीं होना चाहिए। फिनिश मतलब जीत के आगे आप बढ़ना है। क्योंकि एक हर्डल जब लाइफ में आता है ना, तब दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप ओवर पावर हो जाते हो, या तो वो लाइफ टाइम के लिए हर्डल रहता है। दोनों में से एक ही चीज होता है जब भी कोई बाधाएं होती है। तो जैसे क्या है, आपको साइकिल जब चलाना सीखे होगे, तो साइकिल चलाना जब सीखते हो तो उस समय पहली बार में ही आप गिर जाते हो, मतलब जब आप पहली बार एक दो बार गिरते ही हो। पहले तो वैसे वाले व्हील्स नहीं होते थे तो लोग गिरते ही थे, पहले एक दो बार तो गिरना ही था। इवन चलना भी सीखते हो तो गिरते हो, पर अगर आप डर गए तो साइकिल कभी नहीं चला पाओगे। बट अगर आपने इसके बाद भी ओवर पावर किया अपने आप को कि यस मैं अब साइकिल चला लूंगा, मेरे को बस थोड़ा सा ही कमी की बाकी है, तो आप क्या किए, लाइफ टाइम के लिए वो हर्डल नहीं रह गया, साइकिल आप जान गए, चलना आप सीख गए। सेम चीज़ इसी एग्ज़ाम के साथ है, या कोई भी एग्ज़ाम के साथ यही है। अगर हम एग्ज़ाम के लिए को एक हर्डल जैसा समझें, हमको बस उसको आगे निकलना है, देख के लगेगा, जब जैसे ही आगे निकल जाओगे पीछे देख के लगेगा कि यार ये छोटा सा एग्ज़ाम था। जैसे आप क्लास 11 12 या 10th का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उस समय बहुत बड़ा लगता था, बट अब आपको इजी लगने लगेगा। सेम चीज़ है, हमारा माइंडसेट बस है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, इवन छोटा सा मेंढक भी हम लोग को डराता है एक समय,
है ना, बाद में हमको कोई डर नहीं लगता। द थिंग इज दैट आपको अगर उसका सारा बिहेवियर पता है, जैसे इनिशियली कोई भी इंसेक्ट से हम डरते हैं, कोई भी कीड़े से डरते हैं, बट अगर आपको सब कीड़े का बिहेवियर पता है कि ये कीड़ा डंक मारता है या ये कीड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता, तब आपको क्या है, आपको ईजी हो जाता है कि ठीक है छिपकली है, चलेगा उधर भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब यही एग्जाम के साथ है, अगर मैं एग्जाम का पैटर्न जानता हूँ, है ना, एग्जाम का करेक्टरिस्टिक्स जानता हूँ, तो उसके बाद मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे उसको कैसे टैकल करना है ना। तो सिंपल देखो क्या है, एग्जाम सभी के लिए सेम है, एग्जाम सभी के लिए सेम है, जैसे आलू सभी के लिए सेम था, है ना। बट क्या है, वही मैकडोनल्ड ने इसको फ्रेंच फ्राइज बना के 150 रुपए में आपको बेचता है, फ्रेंच फ्राइज बना के, चीजें सेम थी, बस उसको अलग तरीके का एग्जीक्यूशन का तरीका लगता है। तो यही एग्जाम का अप्रोच करने का हर एक टॉपर का तरीका अलग होता है। ट्रस्ट में किसी का भी टॉपर का कॉपी पेस्ट नहीं होता। अगर किसी टॉपर का स्ट्रेटेजी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी क्वालिटी, जो यूनिक क्वालिटी है, उसको भूल के दूसरे की क्वालिटी को आप फॉलो कर रहे हो। जैसे क्या है, आप जंगल में देखते हो तो जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, पर एक चीज़ देखा होगा कि हर एक एनिमल का एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। वैसे ही हमारे साथ है कि हमारा सब में एक यूनिक क्वालिटी है, और वो यूनिक क्वालिटी सफिशिएंट फॉर होल ऑफ द लाइफ। ट्रस्ट में आपकी लाइफ पे एक स्किल या एक क्वालिटी आपके होल ऑफ द लाइफ के लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट है। जैसे क्या है, अगर मुझे तबला बजाना अच्छा आता है ना, तो क्या है, मैंने तबला को बढ़िया से अच्छा सा सीख लिया, तो आप बोलोगे कि सर इतने सारे तबला वादक हैं, इतने सारे ये हैं। फिर आप देखोगे, अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ उठाते हो तो उसमें देखोगे कि आजकल हर एक स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में एक म्यूज़िक जो टीचर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें भी तबला के लिए अलग। गवर्नमेंट जॉब का ग्रुप ए का जॉब जो कि इक्विवेलेंट टू आईएएस है, जिसका सैलरी इक्विवेलेंट टू आईएएस है, उसके लिए आप वहाँ तबला से वहाँ पहुँच गए। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका वही जॉब, वही सैलरी का जॉब, बस है इसके पास आपको प्रेस्टीज मिलता है, पावर मिलता है, उसके पास पावर प्रेस्टीज नहीं रहता, पर मनी बहुत वैसे ही रहता है। तो मतलब वही एक स्किल है, वही तबला वाला स्किल है। इसलिए मेरे पास भी कोई स्किल होगा, हर पर्सन के पास एक स्किल है, वो क्वालिटी को लेके ही आगे बढ़ो। अगर मेरा राइटिंग हैबिट अच्छा है, मैं लिखता अच्छा हूँ, या मेरा सिटिंग हैबिट अच्छा है, मैं ज़्यादा देर तक पढ़ पाता हूँ, या मेरा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अच्छा है, काफ़ी है मेरे लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बस ये ध्यान रखना है कि अगर मेरा एक क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो दूसरा क्वालिटी बहुत पुअर ना हो। समझ रहे हो ना, कि जैसे एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन तब कहलाता है जब फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता है और स्पिनर को भी डिफेंड कर पाता है ना। आप स्पिनर में बोल्ड हो जाओगे तो मतलब खत्म हो गया। तो आप एक में मास्टरी कर लो कि अगर मेरे पास वीक बॉल आई तो मैं तो धो दूंगा, पर स्ट्रांग बॉल आई तो मैं खेल लूंगा उसको, और इफ पॉसिबल मैं उसको एटलीस्ट 2-4 रन बना दूंगा। तो यही है मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं, मेरे पास ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, 5 तो यही सब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा करंट अफेयर्स के हो गया, फिर एथिक्स हो गया, फिर फिलोसफी के कुछ चीज़ें हो गया, फिर सोशियोलॉजी के कुछ चीज़ें, फिर गवर्नेंस की कुछ चीज़ें, इतना सारे मिला के 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब ये 10 सब्जेक्ट में डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट आपके अच्छे होंगे, कुछ पुअर होंगे। तो कुछ सब्जेक्ट को मैं जो अच्छा किया उसमें से क्वेश्चन तो छूटने नहीं चाहिए, और जो मेरे इंटरेस्ट के नहीं हैं सब्जेक्ट्स, उनको क्या करूं, मैं एटलीस्ट डिफेंड कर लूं कि 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर लूं। तो यही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि क्या होता है, एग्जाम कैसा आएगा आप नहीं जानते, कि हिस्ट्री से इस बार ज़्यादा पूछेगा, कि पॉलिटी से पूछेगा, कि ज्योग्राफी से पूछेगा, यू नेवर नो। बट आपको ये पता है कि अगर ज्योग्राफी से आया तो मैं खेल दूंगा, मतलब अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो, और पॉलिटी और हिस्ट्री से ज़्यादा आया तो फिर भी मैं इतना है कि कट ऑफ के पास पहुंचा दूंगा। ठीक है ना। तो ये है, क्योंकि प्रीलिम्स में कट ऑफ कोई क्लियर किया, कितने मार्क्स से एक्स्ट्रा किया या नहीं किया कोई नहीं पूछेगा, बस बोलेगा कट ऑफ क्लियर कर लिया। तो अगर 90 मार्क्स का कट ऑफ है, किसी ने 91 लाया है या 90.5 लाया है तो वो क्लियर किया है, किसी ने 120 भी लाया तभी भी क्लियर किया है। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता प्रीलिम्स में कि मुझे ज़्यादा नंबर मिले या कम मिले, मुझे बस किसी तरीके से 90 से ऊपर निकल जाना है। तो 90 से ऊपर निकालने के लिए स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं 110 के लिए टारगेट करूं, क्योंकि वही होता है कि बाल्टी भर लेके जाते तो मग भर है तो याद रहता है, वही वाला सिस्टम है
तो अगर मैं 90 के हिसाब से कट ऑफ सोच रहा हूँ या 100 के हिसाब से कट ऑफ सोच रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलूँ। तो किसी भी एग्ज़ाम में जब आप अगर कोई स्कूल का टॉपर रहा है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख के 70 से 75% लाना बहुत इजी काम है, 70 टू 75% लाना बहुत इजी काम है। टफ काम क्या है? 75 से 85 के रेंज में लाना, स्कूल में परसेंटेज जो बोलते हैं। उससे भी टफ काम क्या है? 85 से 95 में लाना। क्योंकि जो 75 तक लाया है, उसने ना ग्रॉस लेवल पे सब चीज़ को कवर किया है और इंपॉर्टेंट चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, जिसने 75% मार्क्स लाया। बट जिसने 85 लाया है ना, उसने क्या किया है? उसने सारा चीज़ पढ़ा है, तब उसका 85 आया। पर जिसने 95 आया है, उसने वीक पोर्शन पे ज़्यादा काम किया है और उसमें भी इम्प्रूव किया है। जैसे अगर हिस्ट्री में एंशियंट होता है, मिडिवल होता है, मॉडर्न होता है। मेरा सपोज मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत बहुत स्ट्रांग है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरा 75 मार्क्स किससे आ जाएगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो मेरा 75% उसी से निकल गया। बट मिडिवल थोड़ा सा पुअर था, एक दो क्वेश्चन बस सॉल्व कर पा रहा था। पर मैं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूँ मैं, तो उसके लिए मुझे मिडिवल भी उसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है और एंशियंट को भी उसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है, प्राचीन भारत को भी वैसे ही करना है। तो इनिशियल लेवल पे परफेक्शन पे फोकस मत करो, इनिशियल लेवल पे ग्रोथ पे फोकस करो। ध्यान रखना, एक अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे क्या होता है, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत जिसको बोल रहा हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री जैसे मेरा स्ट्रांग भी है और मुझे अच्छा भी लगता है पढ़ने में, सपोज। तो मैंने क्या किया, इसको अच्छे से पढ़ा। अब इसको 100% तरीके से फुल प्रूफ बनाना, मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, उसके लिए मुझे कई बार का रीडिंग चाहिए इसमें। बट इसके चक्कर में क्या होगा, मेरा मिडिवल और एंशियंट छूट जाएगा, है ना। इनिशियली ऐसा होगा। तो प्रेजेंटली आप एक चीज के परफेक्शन पे ज्यादा फोकस मत करो, इनिशियली आप ग्रोथ पे फोकस करो, आपके सब्जेक्ट का कवरेज बढ़ जाए, बाद में क्या करना, उसके परफेक्शन पे आना। तो जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, आपको लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो रहे हैं, जो मेरा टेक्निक था अंडरलाइन और ये रिवीजन वाला टेक्निक से मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। फिर भी 4-5 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन आपका श्योरली ऐसा होगा कि जो नहीं मिल हल पा रहे हैं। तो आपने क्या किया, ठीक है इसको छोड़ दो, यहाँ पे यहाँ तक छोड़ दो, आप मिडिवल पे जाओ, मिडिवल में भी जाओ, उसको भी अच्छे से जिस तरीके से हम लोगों ने बोला था वैसे ही पढ़ो। फिर एंशियंट पे जाओ। अगर मैं इसको 1 महीने अच्छे से करूंगा तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बट मेरा ग्रोथ तो रुक गया इस सब्जेक्ट में, या इस एग्जाम में, सिविल सर्विसेज एग्जाम में विड्थ ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट को आपको मास्टर लेवल पे लेके जाना है ना। तो इसलिए क्या है, आपको विड्थ पे कवर करना ही है, तो ग्रोथ पे कवर करना ही है। परफेक्शन लेट से आता है कई बार, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के साथ परफेक्शन और लेट से आएगा, ठीक है। तो इसलिए टेक योर टाइम, है ना। अगर आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है इनिशियली, हो सकता है पहला जो टेस्ट होगा उसमें आपका निगेटिव मार्क्स है, हो सकता है। पर मेक श्योर कि अगले में निगेटिव से 0 पे पहुंचो और उसके अगले में 0 से 10 पे पहुंचो। जब जो एग्ज़ाम आप लोग अभी तक देते आए हो, आप लोग जैसे स्कूल्स में अगर टॉपर हो, तो क्या होता है कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन जो मेंस का लिखा, है ना, जिसको डिस्क्रिप्शन वाला, डिटेल वाला जो है वो लिखा और मुझे चेक कराया, और चेक कराने के बाद हो सकता है 10 में से मैंने एक ही नंबर दिया या 2 नंबर दिया, हो सकता है उसके बाद आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, लगेगा कि मैं स्कूल की टॉपर रही हूँ, है ना, और सर ने सिर्फ 10 में से एक नंबर या 2 नंबर दिया करके। ऐसा नहीं कि मैं पर्पसफुली दूंगा, पर आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर के कारण से मैं दूंगा, क्योंकि स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में जो क्वालिटी ऑफ आंसर होता है वो बहुत पुअर होता है। वो लोग वॉल्यूम ऑफ आंसर पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन क्वालिटी ऑफ आंसर, कि आपने कितना पेजेस भरे हैं उस पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है रादर देन जो पूछा गया है। जैसे क्या है, एक क्वेश्चन कि क्या मानसून क्या होता है, व्हाट इज मानसून, एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एल नीनो
इन द एस्पेक्ट ऑफ द मानसून। अल नीनो का इफेक्ट मानसून के में क्या है उसके बारे में बताओ। तो स्कूल में मैं रहता या यूनिवर्सिटी में रहता तो मैं क्या करता, मानसून के बारे में लिखता, मस्त डायग्राम वगैरह बना लेता। अगर मुझे एल नीनो का इफेक्ट मानसून के बारे में नहीं पता है तो मैं क्या करता, एल नीनो को डिफाइन करता। एल नीनो जब आता है इंडिया में, मानसून कब कब इफेक्ट किया वो डालता। पर एग्जैक्टली मैंने ये नहीं लिखा कि एल नीनो का इफेक्ट मानसून में क्या है, ये नहीं लिखा, पर फिर भी मेरे को 10 में से 8 नंबर मिल गए। और इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये दिक्कत है कि अगर आपने उसको वही आंसर नहीं लिखा है जो पूछा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो सपोज ये जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज मानसून एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एल नीनो इन द मानसून, तो ये 2 पार्ट है क्वेश्चन के, 5 नंबर का मानसून, 5 नंबर का एल नीनो इफेक्ट ऑन मानसून, ये 5 नंबर का है। अगर आपने व्हाट इज मानसून को अच्छे से लिखा है तो 5 में से 3 या 4 मिल जाएगा आपको। बट अगर आपने इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है कि एल नीनो का इफेक्ट मानसून में क्या है तो हार्डली 1 नंबर मिलेगा। तो 5 इधर पे आपको कितना मिला, 4 मिला, उधर पे 1, 5 ही नंबर मिला आपको। तो डिफरेंस यही हो जाता है कि क्वालिटी ऑफ आंसर या जो पूछा है वो अगर मैंने आंसर नहीं किया तो आपको मार्क्स श्योरली नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी अच्छे से लिख दो आप। गेटिंग इट? तो ये है। तो इसका मतलब ये है आपके जो आंसर लिखने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए ना आपके लिए जो मेंस का परीक्षा जिसको बोला जाता है यही मेन परीक्षा है, इसलिए इसको मेंस बोला जाता है, जिसको मुख्य बोला जाता है। मुख्य परीक्षा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका पर्सनालिटी वो आपके आंसर शीट से जज करता है। आपका आंसर कैसा है वैसे ही आपका पर्सनालिटी जज करता है। पर्सनालिटी मैं पर्पसफुली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपके आंसर से रियली में आपका पर्सनालिटी शो होता है। जैसे अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द लाइफ विथ मोरालिटी, ऐसा कौन सा जीवन होता है जो नैतिक जीवन जिसको आप बोलते हो। एक्सप्लेन एनी एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ विच शोज द मॉरलिटी इन द लाइवलीहुड या लाइफ। मतलब ये है कि लाइफ में मॉरलिटी क्या होती है ना, ये जो आदर्श जो बोलते हैं ना वो क्या होती है, और अपने जीवन का कोई ऐसा क्षण बताइए जिसमें आपको फील हुआ कि ये एक मॉरल लाइफ मैंने लीड किया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसका मतलब ये है वो आपके लाइफ का मॉरलिटी का डेफिनेशन खोजना चाह रहा है कि आप किसको मॉरलिटी बोलते हो, है ना। आइडियली वो ये नहीं सुनना चाह रहा आपके इंसिडेंस क्या हुआ, वो नहीं, आपके लिए मॉरलिटी का डेफिनेशन क्या है वो ये जानना चाह रहा है। तो जो क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं, ओपन एंडेड मतलब जिसमें आपके विचार पूछे जाते हैं, वो सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि उसमें आप एक्सपोज हो जाते हो, ठीक है ना। और पर्पसफुली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इस टाइप के एस्पेक्ट पे आपका क्या विचार है या डिस्कस द थिंग्स अबाउट दिस। जैसे क्या है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा इंडिया इसरो में जो है चंद्रयान 3 में हम लोगों ने इतना एक्सपेंडिचर किया और अभी हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं इंडिया का। एट द सेम टाइम इंडिया में हंगर का प्रॉब्लम इतना है ना, सबसे ज़्यादा हंगर और मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम यहीं पे है, भूखमरी और कुपोषण का सबसे ज़्यादा समस्या यहीं पे है। तो क्या लगता है कि क्या हमको वो करना चाहिए, वो ये जानना चाह रहे हैं आपसे। तो अपना बोलोगे कि नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वैसा वैसा डालोगे। एक्चुअली वो यही चाहता था आप यही लिखो करके। बट द थिंग इज दैट कि कब तक आप वेट करोगे स्पेस में ना जाने का। आपको दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ रखना है, बैलेंस रखना है। इधर पे आपको पॉवर्टी भी हटाने की कोशिश करना है, उधर पे स्पेस पे भी काम करना है। क्योंकि जब हम स्पेस का काम करते हैं तो दूसरे कंट्रीज़ को दिखता है, बाहर की कंट्री को कॉन्फिडेंस आता है हमारे कंट्री में और वो लोग इन्वेस्टमेंट लाते हैं, है ना। तो हमको कई बार एडवर्टाइज भी करने के लिए भी करना पड़ता है ताकि बाहर की कंट्री हमारे यहाँ आए। अभी देखो कुछ दिन पहले टेस्ला जो एलन मस्क है
टेस्ला का जो चेयरमैन है वो आने वाला था, पर यहाँ ना आके चाइना में चला गया। इन्वेस्टमेंट करने वाला था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, है ना, पर वो उधर चला गया। हम जितना अपने आप को ना प्रोजेक्ट करते हैं उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है। आईफोन के जो मैन्युफैक्चरर है, आईफोन का जानते हो कौन है? एप्पल का हेड, कोई नाम सुना है? नाम याद चेहरा याद आ गया ऑनलाइन में कोई एप्पल का चेयरमैन का नाम? स्टीव जॉब्स, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, आईफोन का जो सेल है वो डिक्लाइन हुआ, है ना, जितना बिक्री हो रही थी वो घट रही है, पर इंडिया बस ऐसा है जहाँ पे आईफोन का सेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो चाहता है कि आईफोन का अगर सेल यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, है ना। तो ये जो चीज़ें अपॉर्चुनिटी में आ जाती हैं, इसका रीज़न है कि हमने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे इंजीनियर्स इतना कैपेबल हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लाया था, किस कंटेक्स्ट से लाया था? हाँ, तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछेगा। अगर आपने उसमें नेगेटिव बात बोल दी कि नहीं इंडिया को ये सिर्फ नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए, तो वो आपके बारे में समझता है ना। इसलिए इवेंट्स या इंसिडेंट्स आपको जो पूछा जा रहा है, एक्चुअली वो पूछने का पर्पस आपको जानना है, गेटिंग इट। इसलिए मेंस का क्वेश्चन इज द मेन थिंग, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि आपके पास जो भी आइडिया है, मतलब अगर मेरा आंसर बाकी लोगों के आंसर से कैसे डिफरेंट हो, ऑब्वियसली हम सोचते हैं कि मेरा आंसर अलग हो और मेरा आंसर को जो चेक करने वाला अच्छे से पढ़े, तो कुछ ना कुछ तो अलग एलिमेंट देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाल हरा पीला कर दिया उसको और सब लोग बहुत अच्छा बन गया ना, क्योंकि आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन को ही यूज़ करना है। यस, ब्लैक एंड ब्लू दोनों अलाउड है। तो ब्लैक एंड ब्लू को ही यूज़ करना है। तो आप अपने आंसर को कैसे अच्छा करो? तो अपने आंसर को अच्छा करने का एक तरीका पहला है कि आप जब लिखते हो, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आंसर चेक करने वाला डेफिनेटली रीड करना चाहिए, तो उसको अंडरलाइन कर लो। स्कूल कॉलेज में आप करते भी होगे, उसको अंडरलाइन कर दो। पर मेक श्योर जिसको अंडरलाइन कर रहे हो वो गलत ना हो, नहीं तो गलत चीज़ हाईलाइट होगी। दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तीसरा, ग्रामर मिस्टेक ना हो। तो ये 3 चीज़ें याद रखना कि जब आप अंडरलाइन करते हो तो मात्रा, स्पेलिंग, ये सब चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़, अब कैसे मेरा दूसरे से आंसर अच्छा हो? तो दूसरा चीज़ होता है, मैंने कोई डायग्राम डाला। कोशिश करो इवन हिस्ट्री में भी डायग्राम डाल दो, क्योंकि आप जब मगध जनपदा के बारे में बताओगे या इंडस वैली के बारे में बताओगे तो बना दो इंडिया का उधर वाला मैप, आपका आंसर बाकी लोग से अच्छा होगा। Wherever it is possible, please use the map। 30 सेकेंड्स में मेरे पास इंडिया का मैप बन जाना चाहिए, इतना एक्यूरेसी होना चाहिए। और ये कब आएगा? टीवी देखते देखते आएगा मतलब उसके लिए अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। जिस दिन फेस्टिवल है, जिस दिन आपको पढ़ने का मूड नहीं है, उस दिन मैप बनाने का प्रैक्टिस करो, अलग से उसके लिए टाइम वेस्ट मत करो। या ट्रैवल में हो, ट्रेन में जा रहे हो, बनाने का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। ये टाइम को यूटिलाइज करो। तीसरा चीज़, इंक्लूड द चार्ट्स, है ना। ऐसे टेबल टाइप का बनाने की कोशिश करो और बताओ कि ये चीज़ें हैं करके। फोर्थ चीज़, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आपके आंसर्स बाकी लोग से अच्छे कैसे हो, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ। आंसर कैसा लिखना है ना, आंसर राइटिंग। मेरा आंसर शीट होना चाहिए, शिट नहीं होना चाहिए मेरा आंसर, ठीक है ना दोनों में डिफरेंस है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर शिट ना हो जाए, इसके लिए पहला चीज, यूज अंडरलाइन। हर एक एग्जाम में ये थंब रूल है,
इसको आपको यूज़ करना ही है, यूज़ अंडरलाइन। सेकंड थिंग, डायग्राम्स यूज़ करो। ट्रस्ट मी, आपका आंसर अगर अच्छा नहीं है और डायग्राम अच्छा है, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा बाकी लोग से। तीसरा, यूज चार्ट्स एंड टेबल्स। फोर्थ, एग्जाम्पल्स, करंट उदाहरण डालो उसमें, एग्जाम्पल्स। फिफ्थ, आंसर शुड बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच वाली होनी चाहिए। एवरी आंसर शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव मोड। अगर कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछा है तो सॉल्यूशन भी सजेस्ट करो। सॉल्यूशन सजेस्ट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम पूछा है कि जैसे बोला कि इंडिया में सूखा का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, ड्रॉट का कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉट के ज़्यादा चांसेस है, अगर ऐसा कुछ पूछा तो आप सिर्फ ड्रॉट को मत बताओ, आप उसके बाद सोल्यूशन बताओ लास्ट में कि हमको वाटर का मैनेजमेंट अच्छा करना है, कैनाल्स को लाना है, ये सारे सोल्यूशन भी दो। क्योंकि आप जब आईएएस बनोगे, आप डीसी बनोगे, तो उस समय आपसे सोल्यूशन पूछा जाएगा। प्रॉब्लम्स तो बहुत है और आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम बताने के लिए बहुत लोग आते रहते हैं, है ना, कि अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अरे भाई मत बताओ मुझे सोल्यूशन क्या है, नहीं बता पाते सोल्यूशन तो मेरे को प्रॉब्लम देके टेंशन मत दो। द थिंग इज सिंपल कि मुझे सोल्यूशन चाहिए। तो प्रॉब्लम तो आपने बता दिया पूरे क्वेश्चन में, वो भी जानता है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है, तो भाई आप सोल्यूशन बताओ उसको, है ना, दिस आर द सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि क्या है, बहुत ईजी है पॉइंट आउट करना जो फ्लॉ है, बट बहुत डिफिकल्ट है उस फ्लॉ के लिए सोल्यूशन निकालना, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप सोल्यूशन दोगे। सेवंथ एक चीज है जो कि हर आंसर में यूजफुल नहीं होगा, वो है कंक्लूजन। उपसंहार बोलते हैं कंक्लूजन। ऐसे लिख के नहीं लिखना है, जैसे मतलब क्या करना है कि कंक्लूजन ऐसा नहीं लिखना है, हेडिंग नहीं डालना है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये कंक्लूजन है ना, उसमें लिखना नहीं कि ये प्रस्तावना है, यहाँ से उपसंहार चालू हो रहा है, ये नहीं लिखना, उसको हटाओ। आपको ऑटोमेटिकली इसको समझ आ जाएगा कि दिस इज द कंक्लूजन। इवन इफ 2 नंबर का या 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो, तो हर में एक लाइन कंक्लूजन का होना ही चाहिए। उसको ना ओपन एंडेड मत छोड़ दो कि यहाँ पे क्लोज नहीं करते, स्टेटमेंट को क्लोज करना है, सॉरी, प्रॉपरली क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे होता है स्टेटमेंट, जब आप उसका कंक्लूजन लिखते हो। ठीक है, आपसे पूछा कि एक्सप्लेन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, है ना, गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप बताओ विस्तार से। आपने सब चीज़ डाला, उसकी सहायक नदी वगैरह सब चीज़ बता दिया, बट स्टिल उसमें स्कोप नहीं है कंक्लूजन का, स्टिल आप डालो उसमें, है ना। तो उसमें लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ गंगा ओनली इंडिया में एग्रीकल्चर इतना फ्लरिश है, दैट्स वाई गंगा एक इंडिया में नॉट ओनली एक होली रिवर है, बट ये लाइवलीहुड को भी सिक्योर करती है। ठीक है, आपने एक लाइन को खत्म कर दिया तो क्लोज हुआ। जहाँ पे स्कोप नहीं है वहाँ पे भी एक लाइन आप कंक्लूजन का डालो। गेटिंग इट? ठीक है, कोई भी आंसर चेक करने वाला पूरा आंसर को नहीं पढ़ता है, ट्रस्ट मी, कोई नहीं पढ़ता है। एक अगर हैंडराइटिंग खराब है तो और नहीं पढ़ेगा तो इसलिए हैंडराइटिंग उस लेवल का हो कि रीडेबल हो, उसको टेंशन मत दो जो आंसर चेक करता है। अगर उसको टेंशन दोगे तो वो आपको टेंशन देगा तो इसलिए उसको टेंशन मत दो। कल या परसों के पेपर में ही आया था, है ना, आपने पढ़ा होगा अगर, कि जो लास्ट लास्ट के आंसर चेक होते हैं, वो तो है तो ह्यूमन ही ना, जो लास्ट लास्ट के आंसर जो चेक होते हैं ना, उसमें ना जो आंसर चेक करने वाला वो ज़्यादा मार्क्स नहीं देता। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये पूरे वर्ल्ड लेवल का एक साइकोलॉजिकल स्टडी आया था। मतलब अगर आपका पेपर लास्ट लास्ट में पहुंचता है तो हो सकता है मार्क्स रिलेटिवली कम आए, बट उसको काउंटर करने के लिए मैं क्या करूं, तो काउंटर करने के लिए मैं उसका हैंडराइटिंग अच्छा दूं ताकि उसको मैं खुश कर दूं उस समय लास्ट लास्ट में, इजंट इट?
इसलिए क्या है, आप नहीं जानते कि आपका पेपर सामने में आ रहा है कि लास्ट में आ रहा है, आप नहीं जानते, तो एटलीस्ट उसको फ्रस्ट्रेट मत करो, ठीक है। ये तो ट्रू है, कोई भी आंसर जब ह्यूमन चेक करेगा उसका टेंडेंसी है कि वो उसका मेंटल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो फ्रस्ट्रेटेड बैठा है, लड़ाई करके बैठा है, खुश है, सब चीज आपके आंसर में दिखेगा, ठीक है। खैर, इसको रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, जब एग्जाम की तैयारी चालू करते हैं ना, तो सबसे सजेशन लेते हैं, है ना। इवन एक गधा है जो कि कभी यूपीएससी पीएससी कभी दिया नहीं होगा, वो भी हमको आके सजेशन देके चला जाता है। देखो लाइफ में ना, सजेशन देने वाले के लिए हमेशा से जो काउंट है वो लिमिटेड रखो, देंगे तो सभी लोग, पर एक्सेप्टेबिलिटी जो है लिमिटेड रखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सजेशन आउट ऑफ जेलस मिलते हैं आपको लाइफ में, आउट ऑफ जेलस मिलते हैं, और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बनते हैं, रादर देन वो आपके लाइफ को सॉल्व करने के लिए रहते हैं। एक्सेप्ट योर मदर फादर, योर टीचर एंड जो क्लोज फ्रेंड्स है उसको छोड़ दो, तो मोस्ट ऑफ द लोग आपसे जेलस ही फील करेंगे, इसलिए सजेशन भी मोस्ट ऑफ द लोग गलत ही फील करेंगे, और ये अनफॉर्चुनेट है ना। क्योंकि क्या है, हमारे इंडिया में लिटरेसी लेवल तो ग्रो कर गया, पर एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है ना। तो आप जानते हो कि लिटरेसी और एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, तो उसको मॉरल एजुकेशन नहीं पता है, वो पढ़ लिया है बट पढ़ लिख के गंवार ही है वो लोग जो हैं। इसलिए क्या है, सोल्यूशन या सजेशन उनसे ही लो जिनको आप पहले वो पर्सन आइडेंटिफाई करो जिससे सजेशन लेना है, अदरवाइज बाकी लोग सजेशन देते रहेंगे, सुनना नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम लोग जब किसी टफ टास्क में जाते हैं, किसी काम या हार्ड वर्किंग चीज़ों पे जाते हैं जिस पे मेहनत करनी है, उसमें क्या होता है, कुछ लोग अच्छा सजेशन देंगे, कुछ लोग खराब सजेशन देंगे। अब ये जैसे स्टोन को लेके जा रहा है ना, लेके जा रहा है, गधे गवार जैसे लेके जा रहा है ना, उसका जो व्हील है वो ऐसा है, उसके बगल में एक ने अच्छा सजेशन दिया उसको कि भाई इसको लगा ले, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, पर उसको वैसे ही चलना है, इसको बोलते गधा मजूरी, है ना। मतलब क्या है कि आप अपना ब्रेन अप्लाई नहीं कर रहे हो कि ये सजेशन आपके काम का है कि नहीं है, हो सकता है वो काम का भी हो सकता है वो काम का नहीं भी हो। वैसे मोस्ट ऑफ लोग इस टाइप का सजेशन आपको देंगे, पर कुछ लोग अच्छा सजेशन देने वाले भी हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जैसे कुछ लोग बोलेंगे, फैमिली में मोस्टली बोलते हैं, तू सुबह उठ के पढ़ा कर, इसलिए याद नहीं रहता तेरे को, तू रात को पढ़ता है करके, इसलिए तेरे को याद नहीं रहता। भाई तुम्हारी हैबिट पढ़ने रात की है, हाँ ये चीज़ सही है कि हमारा ब्रेन मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा काम करता है, फिर भी अगर आपकी हैबिट हमेशा से रात को पढ़ने की है तो आप रात को पढ़ो ना। जबरदस्ती सुबह उठ के ऐसा सोते सोते पढ़ रहे हो तो मतलब क्या है। तो कुछ चीज़ें पास्ट में आदर्श थी, पर जरूरी नहीं कि अभी आदर्श है वो, है ना। अब जैसे नाइट में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं, तो यस, ज़्यादा देर तक मत पढ़ो, पर अगर आपकी रात को पढ़ने की हैबिट है तो प्लीज़ गो फॉर इट, कि मॉर्निंग में भी नहीं पढ़ रहे हो रात में भी नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं। दूसरा कुछ सजेशन मिलेगा कि ज़्यादा हैवी मत खाओ, यस इट इज़ गुड, क्योंकि हैवी खाना बायोलॉजिकल चीज़ों पे आता है, और उसके कारण से आप ब्रेन आपका रिलैक्स करने लग जाता है, ब्रेन सुस्त हो जाता है अगर ज़्यादा हैवी खा लेते हो तो इसलिए ज़्यादा हैवी कंपनी को खाना नहीं है। तो कुछ सजेशन अच्छे हैं, कुछ सजेशन खराब हैं, ठीक है। कई बार एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है, समटाइम्स इट हैपन्स, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है। जैसे क्या है, मैं अभी तक ये मान के चला था कि मेरा हिस्ट्री अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, तो मैंने जब एग्ज़ाम का अटेम्प्ट दिया या तो अपने यहाँ कोचिंग में मैंने टेस्ट किया, हिस्ट्री में मेरे अच्छे नहीं आए, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ मेरा हिस्ट्री अच्छा है करके। तो दूसरी बार मैंने फिर से जब हिस्ट्री का टेस्ट किया, फिर से मार्क्स ख़राब आए, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे रीएवेल्यूएट करना है कि वाकई में मेरा हिस्ट्री सही है कि नहीं। मैं जो फील कर रहा हूँ कि अच्छा है, हो सकता है आपका हिस्ट्री अच्छा हो पर क्लैरिटी अच्छी नहीं होने के कारण से एमसीक्यू ही नहीं सॉल्व हो पा रहा है। तो डिफरेंस क्या हो गया, आपका हिस्ट्री तो अच्छा है बट सॉल्व करने में आप गलती कर रहे हो। तो एक स्टेप थोड़ा पीछे आके देखो, क्या वाकई में मेरा हिस्ट्री वीक है
कि मैं उसको सही अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री दोबारा पढ़ने से अच्छा अटेम्प्ट करने या एमसीक्यू को ज़्यादा पे फोकस करने पे ज़्यादा फोकस करो आप, रादर देन आप पूरा हिस्ट्री को फिर से पढ़ो। कई बार गलतियां छोटी सी रहती है जिसके कारण से आप बहुत बड़ा चीज़ कर देते हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जब गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आपने देखा कि एक पंचर हो गया। तो पंचर को ठीक करने का एक तरीका है कि आपने कुछ वो डाल दिया, पंचर ठीक हो गया। कुछ लोग ये भी सजेस्ट करेंगे कि व्हील चेंज कर दो। भाई जहाँ पे पंचर नॉर्मली ठीक हो जाता है उसमें व्हील क्यों चेंज करोगे? वही चीज़ है, आपका हिस्ट्री में प्रॉब्लम आपके आंसर अटेम्प्ट करने में है रादर देन हिस्ट्री में है। तो आप क्यों दोबारा हिस्ट्री पढ़ रहे हो? ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम पिन पिन पॉइंट आउट जिस दिन हो गया ना, उस दिन सोल्यूशन भी उसी दिन निकल जाता है। तो आपके में क्या प्रॉब्लम है ये बताने के लिए हम हैं। वैसे बाकी लोग भी बताएंगे, पर उनका सुनना नहीं है। उनका सुनना नहीं है कि आपके में क्या प्रॉब्लम जो हम बताएंगे वही बस सुनना है, क्योंकि हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए सजेशन हमेशा से उनसे लो जो उस फील्ड के हैं, या तो जिनको आपने मान लिया कि दैट पर्सन इज ओके, इससे सजेशन में लिया जा सकता है। उसके बाद किसी और से मत लो। ठीक है, जैसे वैसे इवन डॉक्टर्स के साथ भी अपन बोलते हैं कि अपन सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए करके, है ना। तो आप बोल रहे हो कि जैसे लाइफ में मैं अभी जो बोला कि एक गुरु पकड़ लिया, उसके बाद उसका सारा फॉलो करो। ये यूपीएससी या पीएससी एग्जाम यही एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके पास टीचर अलग अलग रहते हैं, है ना। टीचर अलग अलग रहते हैं, जैसे आपका मेरे से अच्छा जमता है, या योगेश सर से अच्छा जमे, या मैम से अच्छा बने, जिनसे भी अच्छा बने, कंबाइंड सजेशन आप लिया जा सकता है। पर ऐसा नहीं कि फिर बहुत सारा सजेशन लेते रहो, उस फील्ड के लोगों से ही सजेशन लो। सेकंड ओपिनियन भी आसपास के लोगों से ही होना चाहिए। गेटिंग इट? तो ये चीज़ में रहता है सेकंड ओपिनियन। अगर जैसे अपने को बोलना चाहिए कि डॉक्टर्स के साथ अपन बोलते हैं, है ना, तो लंग्स स्पेशलिस्ट का के पास अपन गए, उसने जो भी सोल्यूशन दिया, इसके बाद दोबारा मैंने दूसरे किसी लंग्स स्पेशलिस्ट के पास गया, उसने अबे स्मॉली पे ले ले लंडा है देख ले बिग पे लगा रहा हम तो है ना लंच म्यूट कर लेना भाई, किसी का माइक ऑन है। मैं ये बताना चाह रहा था कि लंग्स स्पेशलिस्ट का अल्टरनेटिव लंग्स स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, यही मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं ये बुक पढ़ता हूँ तो ये सही है। तो जैसे मैं ये पूछता हूँ कि कब से ये पढ़ रहे हो। सपोज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी पर्सन जो बुक स्टार्ट करता है वो नॉर्मली एनसीईआरटी से करता है। इस एग्ज़ाम का जो फाउंडेशन होता है वो एनसीईआरटी। तो कुछ लोग बोलते हैं सर मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ूँ, क्या मैं आईसीएसई की बुक्स रेफर कर सकता हूँ, या तो मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ, क्या स्टेट बोर्ड की बुक रेफर कर सकता हूँ। तो जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इंडिया का भूगोल जो है एनसीईआरटी में लिखा है, आईसीएसई में भी दिया है, स्टेट बोर्ड में भी दिया है सर। हाँ जस्ट मिनट, है ना। तो जैसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी में दिया है, तो ये करीब 90% हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा दिया है। इट डजंट मीन कि आईसीएसई में खराब दिया होगा, वो हार्डली 89% ही डिफरेंस होगा, 90 या 89% का डिफरेंस होगा। और स्टेट बोर्ड में भी ऐसी है, 85% के आसपास ही डिफरेंस होगा। तो बुक चेंज करना इज नॉट गुड थिंग। जिस बुक से पढ़ रहे हो ना उसको चेंज मत करो, क्योंकि आप इसके 90% लेवल तक पहुंचने में ही आपको टाइम लग जाएगा, 1-8% का एरर चलता है ना। अगर आप बताओ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्या ये तीनों में चेंज हो जाएगा? नहीं रहेगा। इसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाइड किया कि ये अच्छी बुक है, इसमें भी अच्छी बुक है, उसमें भी अच्छी बुक्स है। इट डजेंट मीन कि यार आपने जो बुक पढ़ लिया है उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर लिया है, इसके बाद फिर से बुक चेंज करो। So rather than reading multiple books single times, read one book multiple times. ठीक है ना। इसलिए कुछ लोग इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह यूज करेंगे,
कुछ लोग ये शंकर गणेशन यूज़ करेंगे, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बुक जो बुक पकड़े हो ना उसको एकदम स्ट्रांग रखो। इट डजंट मीन कि सारा इकोनॉमी की बुक आप स्टेट बोर्ड से पढ़ने लग जाए, ऐसा नहीं है। आप अगर पढ़ना चालू कर दिए हो तो आप उसको छोड़ो मत। तो टाइम जितना आप दे चुके हो उसको छोड़ो मत करो। फिर एक और बात होती है इस एग्जाम के साथ कि कौन से साल में अटेम्प्ट देना है। स्कूल में ये ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हर को ये पता है कि अगले साल ही 10th देना है, या अगले साल 11th देना है, या अगले साल 12th देना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑप्शन है कि आप इस साल नहीं दे रहे हो तो अगले साल दो, है ऑप्शन। तो आपको ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी ना स्कूल के एग्जाम जैसे समझना है कि अगर मैंने इस बार नहीं क्लियर किया तो अगले साल मैं अपने जूनियर के साथ बैठने वाला हूँ। तो वाकई में आप जूनियर के साथ बैठते हो आपको जूनियर भी आएगा एग्जाम देने के लिए अगले साल, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है जिस तरीके से आप ईगो में ले लेते हो कि हम जूनियर के साथ बैठूंगा, वैसे ही आइए। बस ये है आपको वहां पे दिखाई नहीं देते जूनियर। तो आपका जो टाइमलाइन है, जो भी जिस साल एलिजिबल हो रहे हो वो साल एलिजिबल का अगला अटेम्प्ट ही फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और वही लास्ट अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट, वही फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और वही लास्ट अटेम्प्ट होगा। देयर इज नो अदर सेकेंड अटेम्प्ट शुड बी देयर, है ना। सेकेंड अटेम्प्ट में जाने से पहले मेरे से बात करना है कि वाकई में जाना है कि नहीं, क्योंकि जब हम किसी आदमी से लड़ाई करने जाते हैं, रेसलिंग में करने जाते हैं, अगर पहले ही राउंड में भाग गए, है ना, या तो इतना बुरी तरह से मार खा के आए, तो फिर क्यों अगले साल वेस्ट करना। एटलीस्ट कंपटीशन तो दे के आओ यार। आपका 100 नंबर का कट ऑफ था, आप 90 लेके आए तो हाँ ठीक है, कुछ तो आप ये किए, पर आप कुछ भी नहीं कर पाए, 20 नंबर लेके आए, तो फिर अगले साल क्या मुंह उठा के जाओगे। इसलिए लड़ाई जब कर रहे हो तो इतना टफ फाइट दो ताकि अगले साल जाने के लिए मैं आपको बोलूं कि हाँ अगले साल जाओ, थोड़ा सा चीज बचा है तब अगले साल जाओ। अदरवाइज पहले साल में ही टफ फाइट दो, ठीक है ना। आपके सामने रेसलर्स हैं, आपके सामने कॉम्पिटिटर्स हैं जो पिछले साल क्रैक किए हैं, वो सारे लोग हैं आपके साथ जो कंपटीशन में हैं। तो आपको क्रैक करना है तो आपको पहले अटेम्प्ट में ही देना है। पहला अटेम्प्ट मतलब काउंटिंग स्टार्ट्स नाउ, काउंटिंग चालू हो चुकी है। अगर अगला अटेम्प्ट है तो वो काउंटिंग चालू हो चुकी है। जैसे जिनका अगला साल है तो ये अगले साल के लिए काउंटिंग चालू हो चुकी है, ठीक है ना। अब रिवर्स काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 12 महीने मेरे पास है, और 12 महीने के हिसाब से देखा जाए तो अब ये मई में ही एग्जाम होगा। अगर यूपीएससी है तो मई में है, और फरवरी में ऑलरेडी 12 महीने से कम बचा है अगर यूपीएससी सीजीपीएससी देना चाह रहे हो तो फरवरी हो या मई हो, टाइम तो बहुत कम बचा है। तो 9 महीने या 8 महीने या 10 महीने या 12 महीने मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें भी 1-2 महीना आपका किस में जाने वाला है, स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम देने में जाने वाला है ना। कॉलेज के एग्ज़ाम्स दोगे या फैमिली का फंक्शन होगा या फेस्टिवल्स होंगे, 1-2 महीने उसमें वेस्ट होने वाले हैं। एक अच्छा मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी होता है कि जब उनको पता है कि जैसे आपको ये अंदाज होगा कि जब मानसून आने वाला है जून के बाद, तो जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सारे मेंटेनेंस के काम ठप हो जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस हो या कम्युनिकेशन लाइन हो, सारे ठप हो जाते हैं, मेंटेनेंस बहुत स्लो होता है। तो एक अच्छा मैनेजर ये होता है जब उनको पता है कि मेंटेनेंस ठप हो जाएगा किस समय, जुलाई में, अगस्त में, रोड भी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना मैं पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाऊँ। तो वैसे ही है, अगर मुझे पता है नवंबर का टाइम है जिस समय दिवाली का आएगा, उस समय मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं क्यों ना पहले से प्रिपेयर्ड हूँ, रादर देन उस दिन आके यार मेरा 4 दिन वेस्ट हो गया, क्या मतलब है यार, ठीक है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ अर्लियर सो दैट फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में एक चीज़ आप लोग और करते होगे कि लास्ट डे तक पढ़ते रहते हो कि हाँ ये करना है, ये करना है, इसको क्या है, ये पूरा पढ़ते रहते हो, रटते रहते हो। इवन एग्जाम के सेंटर में भी जाके पढ़ते रहते हो। इन दिस एग्जामिनेशन the way you are dealing the examination from the first day, that matters rather than what you are reading in the last day.
लास्ट डे में आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। इतना सारा पढ़ने का है, उसमें लास्ट डे में आप क्या पढ़ लोगे? नहीं। इसलिए क्या है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ, मेहनत स्टार्टिंग में दे दो ताकि लास्ट लास्ट में थोड़ा रिलैक्स रहो। स्टार्टिंग में मेहनत से दो बेनिफिट होता है, आप थोड़ा सा जोश में भी रहते हो, और दूसरा आपके पास ना एनर्जी, बोलना चाहिए कि एज के साथ ना हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता जाता है, सेटिंग हैबिट भी कम होता जाती है। स्कूल से आ रहे थे, कॉलेज से आ रहे थे, तो क्या सेटिंग हैबिट रहती है, धीरे धीरे करके सेटिंग हैबिट खराब होती है। तो स्टार्टिंग में सेटिंग हैबिट भी अच्छी है, कंसंट्रेशन भी अच्छा है, तो इसलिए उसको यूटिलाइज कर लो। ठीक है। पहले क्या था, आपने 50 साल के 50 ओवर के मैच में आपने देखा होगा कि जो 50 ओवर से मैच में लोग लास्ट में 40 या 45 का ओवर होना चालू हो जाता है, उस समय मारना चालू करते थे। 40 या 45 ओवर होने लग जाता है, उस समय लोग ठोकते थे बहुत, उसको स्लॉग ओवर बोलते थे, है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा पीटते थे, उसमें रन बनाते थे। बट रिसेंटली ये चेंजेस हुआ है कि स्टार्टिंग से ही ये लोग पीटना चालू कर देते हैं, और उससे क्या है, मेंटल बोलना चाहिए साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है बॉलर के ऊपर, और वो बॉलर को लगता है कि यार ये लोग तो ठोकने वाले हैं, पता नहीं 300-400 बना देंगे करके स्टार्टिंग में ही प्रेशर डाल देते बैट्समैन। तो स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, रादर देन लास्ट में स्लॉग ओवर में खेलना, उससे अच्छा भाई स्टार्टिंग के 10 ओवर में खेल लो आप। तो तरीका यही है। अब दूसरा एक और तरीका ये है कि रादर देन ये सोचना कि यार छत्तीसगढ़ पीएससी या यूपीएससी में मेरा होगा कि नहीं, उससे अच्छा मैं ये क्यों ना टारगेट करूं कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे रैंक 1 लाना है। और जो रैंक 1 के लिए टारगेट करेगा, ट्रस्ट में वो रैंक 100 तक पहुंचेगा ही, 100 रैंक के अंदर में ही रहेगा, ट्रस्ट में। ये जो यूपीएससी का इस बार का टॉपर था आदित्य करके, उससे पूछना, उसका इंटरव्यू को सुनना, तो उसने क्या बोला कि उसका तो ऑलरेडी इससे पहले 250-300 के आसपास रैंक आया था, वो बस ये टारगेट कर रहा था कि किसी तरीके से मेरा रैंक 1 आ जाए, क्योंकि वो बन चुका है आईपीएस ऑलरेडी, उसको आईएएस चाहिए। तो वो टारगेट कर रहा है सीधा रैंक 1 का, तो क्यों ना आप भी टारगेट करो यार रैंक 1 का, क्योंकि रैंक 1 की तैयारी फिर आपको अलग तरीके से हर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, एक एक एरर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, उस हिसाब से मेरा रैंक 1 आ ही जाएगा। रैंक 1 नहीं भी आया तो रैंक 10 तक आ जाएगा। टीना ढाबी की सिस्टर, टीना ढाबी आप सुने होंगे, टीना ढाबी रैंक 1 थी, है ना, रैंक 1 थी। अब उसकी जो सिस्टर है उसने भी रैंक 1 के लिए टारगेट किया, अनफॉर्चुनेटली वो 10 या 11 रैंक पे अटकी, पर ठीक है टॉप 10 में पहुंच गई। सो इट मीन्स यही पर्सन हो, वही लोग हो आप लोग, अगर आपका ना अभी रैंक बन जाए, आप लोग देखना सीधा टॉप फर्स्ट रैंक के लिए टारगेट करोगे, अभी अगर आपको रैंक मिल जाए तो। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमको लगता है कि हम उस लेवल पे हैं, या आप ही के भाई बहन या आप ही के आसपास के पड़ोसी अगर वो रैंक 1 ले आए, तो आपको लगने लगेगा पूरा मोहल्ले से रैंक 1 आने लगेंगे। ट्रस्ट में, भिलाई में जब आईआईटी का टॉपर निकला था 12 साल पहले, उसके बाद पूरा आईआईटी का हब बन गया भिलाई। तो यही चीज है, आपको बस रैंक 1 का टारगेट करो, कोई नीचे उससे ज्यादा कंप्रोमाइज मुझे करना ही नहीं है कि किसी तरीके से मैं कट ऑफ निकल लूँ। अरे भाई नहीं, कट ऑफ नहीं कर, मैं सीधा एकदम ओवर पावर करूंगा। तो एग्जाम या किसी भी लाइफ में जब ट्रबल आता है, तो दो ही तरीका मैंने बोला ना, कि या तो आप हमेशा से उसको अपने ऊपर हावी रहने दो कि यार ये मैं एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, या तो यार ये तो एग्जाम बहुत छोटा था, मुझे अगले एग्जाम के लिए तैयारी करनी थी, मैं कहाँ इसमें रह गया। क्योंकि जो पर्सन रैंक 1 का है, मतलब वो पर्सन का लेवल उस एग्जाम से ज्यादा है कि नहीं, मतलब उससे टफ क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था उससे, तभी वो रैंक 1 लाया, तो मतलब मैं अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ, वही लेवल आ जाएगा आपको ट्रस्ट में 2-3 साल बाद। पर 2-3 साल बाद क्यों लाना उसको, जब मैं 1 साल में ला सकता हूँ। तो हर 2-3 साल में रोज का जो 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ने से अच्छा मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा आवर्स दूँ, स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा मेहनत दो। एक बार इंजन चल पड़ी ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप थोड़ा थोड़ा कोयला बस डालते जाओ, चलते रहेंगे। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो री एनर्जाइज योरसेल्फ, अपने आप को रीमोटिवेट करो कि यस कल से मेरा एक डिसिप्लिन रहेगा, मॉर्निंग का जो टाइम उठने का है वो उठूंगा, पर बिना अलार्म के उठूंगा। बिना अलार्म के उठना आपका मोटिवेशन दिखाता है, अलार्म से उठना आपका कंपल्शन दिखाता है। तो बिना अलार्म के उठना है मुझे, उसके लिए 2 तरह की चीज़ें चाहिए,
7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 12 बजे सो रहे हो तो 6 बजे उठ जाओगे, नहीं उठ पाओगे। उसके लिए 10 या 11 बजे सो, ताकि 7 बजे उठ सको। 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही मुझे। तो आपने बॉडी का नींद आइडेंटिफाई करो, कल मॉर्निंग से फ्रेश होके बढ़िया से पढ़ने बैठ जाओ, है ना। हर 10 मिनट को निकालो अपने रूटीन से। जैसे ब्रश करते करते मैं 15 मिनट टाइम वेस्ट करता हूँ, नो, 2 मिनट्स 5 मिनट्स खत्म, जल्दी से दूसरे चीज़ पे जाओ। तो जल्दी से हर एक काम जो डेली रूटीन है उसको फास्ट करो, ताकि इसके लिए टाइम मिले। देखना सबसे 5-5 10-10 मिनट 10-10 मिनट निकालोगे ना, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। बस अपने रूटीन से निकालना है। देखो 2 टाइप का एक्शन होता है, ह्यूमन एक्शन और एक्शंस ऑफ ह्यूमन ना। मानवीय क्रिया या मानव की क्रिया, दोनों में एक डिफरेंस है। ह्यूमन एक्शन एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन। एक्शंस ऑफ ह्यूमन वो होते हैं जो कि आप चाहो ना चाहो आपको करना पड़ता है। सोना पड़ता है, उठना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है, ये सब एक्शंस ऑफ ह्यूमन है। उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। ह्यूमन एक्शन जो मैं करना चाहता हूँ उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है मुझे। तो टाइम वेस्ट करो या इन्वेस्ट करो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बिकॉज ट्रस्ट मी, टाइम इज द मनी। टाइम है मनी, एक्चुअल में मनी है। क्योंकि आज 1 साल आप तैयारी कर रहे हो, अगर 1 साल यहाँ पे ही जॉब करोगे, कम से 10 से 12 हज़ार का जॉब मिलेगा। 10 से 12 हज़ार का आपको जॉब मिलेगा तो साल भर में कितना कमा लोगे, 1.5 लाख कमा लोगे। तो 1.5 लाख का नुकसान हुआ ना। ये 1 साल में कहीं कमाते तो कम से कम 1.5 लाख कमाते, वो 1 साल का नुकसान हुआ। हाँ, म्यूट कर लेना। और दूसरा, अगर मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर नहीं किया, अगले अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो मेरा 2 साल का नुकसान हो गया। और 2 साल में मतलब 1.5 लाख 3 लाख का नुकसान हो गया। उस पर इंटरेस्ट डाला रहता तो और ज्यादा होता। तीसरा, मैं जॉब में जल्दी पहुंचता तो हर महीने 1 लाख मिलता। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैंने जल्दी क्लियर कर लेता तो हर महीने 1 लाख का सैलरी होता, 12 लाख का नुकसान और हो गया। फिर कोचिंग और किया मैंने, फिर से नुकसान हो गया। तो क्या है, ये सारा चीज अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर मैं पढ़ने आया हूं तो मैं पढ़ के फिनिश करके सक्सेसफुल होकर निकलूंगा। फिनिश करना मतलब सक्सेसफुल होना, ठीक है ना। तो वही है ना कि एक सुना होगा, क्या था ना, एक लाइन था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। उसमें ये था कि मैं तब खत्म करता हूँ जब चीज़ें खत्म होती है ना। मैं तब खत्म करता हूँ जब चीज़ें खत्म होती है, रादर देन मैं खत्म करना पड़ता है मुझे। तो मुझे खत्म करना पड़े ना, चीज़ें खत्म होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये है जो लास्ट चीज़ है। क्या है, जब आप ये तैयारी करना चाहते हो और करने में एंटर कर जाते हो, करीब 3-4 महीने के बाद आपका नॉलेज बाकी लोग से थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। अब ज़्यादा चीज़ें आपको पता रहती हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, सारे चीज़ आपको पता लगने लग जाती हैं। अब आप लोग क्या करते हो, फालतू के डिस्कशन में एक दूसरे से पड़े रहते हो। वैसे लोगों के साथ डिस्कशन जो कि पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं कि ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, क्या है, हमारा नॉलेज बाकी से जैसे ही ज़्यादा होता है तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे हम फिर से टाइम वेस्ट करते हैं। तो क्या है कि लेट योर रिजल्ट साउंड लाउडर देन यू, है ना। लेट द रिजल्ट स्पीक फॉर यू। रिजल्ट को बोलने दो, रादर देन आप बोलो। मैंने शायद बोला होगा कि अगर किसी जगह पे या किसी भी क्लासरूम में या किसी भी प्लेस पे अगर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आप हो तो इसका मतलब आप गलत रूम पे हो, है ना। अगर उस कंपनी में सबसे ज़्यादा बोलने वाले या सबसे ज़्यादा अच्छा सोचने वाले आप हो, मतलब आप गलत जगह पे हो, वहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, कहीं और जाओ, ठीक है ना। तो वैसे कंपनी के साथ मत रहो जो कि
जहाँ पे आप ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो या आप ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। दूसरा, अपने आप को करेक्टली आइडेंटिफाई करो कि आप अपने आप को फील कर रहे हो कि आप ज़्यादा हो या एक्चुअल में आप ज़्यादा हो। ठीक है ना? तो करेक्टली इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेवर स्किप द टेस्ट, इवन इफ आपने हफ्ते भर की क्लास नहीं की, पर सैटरडे को जो टेस्ट होता है उसको स्किप नहीं करना है। टेस्ट आपका दो चीज़ करता है, एक तो प्रेशर बना के रखा रहता है, परफॉर्मेंस अगर खराब होता है तब भी मोटिवेशन मिलता है, नहीं होता तब भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपके मार्क्स जब कम होते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, इससे आप पढ़ाई करते हो, है ना? और दूसरा अच्छा आता है तो अच्छी बात है, मोटिवेशन फील होता है। तो इसलिए करेक्टली इवेल्युएट करो अपने आप को, टाइमली इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे कोचिंग में पढ़ो, टेस्ट देते रहो। अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है आपका। गेटिंग इट? लास्ट है जो कि एक ईगल की कहानी, मैं वैसे सब में बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। ईगल के साथ ये है कि आप जानते हो कि नॉर्मली इसकी जो लाइफ है 70 साल की है, 70 ईयर्स की, बट ये 30 ईयर्स में ही ना इसका फेदर वीक हो जाता है ना? इसका जो बीक है, इसका जो चोंच है वो वीक हो जाता है, होल्ड नहीं कर पाता, जो इसके शिकार है उसको होल्ड नहीं कर पाता, मतलब 30 साल में ही ये बूढ़ा जैसा हो जाता है। तो ये एक टफ फेज से गुजरता है, टफ फेज से गुजरता है। ये हिली एरिया में जाता है, अपने बीक को स्टोन पे मारता है, तोड़ता है और उसको तोड़ डालता है, अपने चोंच को तोड़ देता है वो। फिर अपने जो फेदर्स हैं उसको नोचता है और उसको नोच के ना उसको पूरा मतलब खाली टाइप का कर देता है। ये बहुत पेनफुल होता है इसके लिए। तो क्या होता है, फिर 5-6 महीने के बाद उसका जो बीक्स है फिर आ जाता है और उसका जो फेदर है फिर से अच्छे से आ जाता है। ये जो 5-6 महीने का जो पेनफुल प्रोसेस है, उसके बाद इसकी लाइफ 30 साल और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो ये एक एनिमल है जो कि अपने इस पेनफुल फेज से जाता है, जिसके बाद उसको पता है कि उसकी आगे की लाइफ 30 साल बहुत अच्छी हो जाती है। अभी हम लोग 20 साल या 25 साल के एज के बीच में हैं, 20 to 25 के एज में है। हमको आगे के 60 साल को सही करना है, हम वही स्टेज पे हैं, है ना? ये थोड़ा पेनफुल होता है क्योंकि जब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं उस समय आप लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा पेनफुल है, बट ट्रस्ट में आगे के 60 साल आपके लिए पूरा रिलैक्स्ड है, जहाँ लोगों को लाइवलीहुड के लिए तरसते रहेंगे, प्राइवेट में हायर एंड फायर चलता रहेगा, यहाँ आपके पास सैलरी ग्रोथ होता रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योरली बढ़ेंगे पर आपका ग्रोथ रहेगा, लाइफ टाइम क्या निश्चिंत रहोगे। क्योंकि देखो, प्रेशर अभी ले सकते हो बट 45 के बाद जब प्रेशर लेते हो ना तो बीपी शुगर की बीमारियां आती हैं, और अगर बीपी शुगर की बीमारियां आती हैं तो आपकी लाइफ 20 साल कम से कम हो जाती है, मतलब 60 में मर जाओगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने क्या स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं किया, इसके कारण से आपको प्राइवेट में जाना पड़ा, प्राइवेट में जाने के बाद प्रेशर पढ़ा, और 45-50 के आसपास प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है प्राइवेट में क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलरी आप ही ड्रॉ करते रहते हो। तो जब भी कंपनी नुकसान में जाती है तो सबसे पहले बड़ी मछली को पकड़ती है, तो जो सबसे ज़्यादा सैलरी खा रहे हैं उन्हीं को सबसे पहले आउट करती है। अभी बायजूस के साथ ऐसा हुआ, आपने देखा होगा। तो बायजूस के जो टॉप के हैं उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कोविड के टाइम में वो काफ़ी फ्लरिश किया, बट जैसे ही कोविड का टाइम ख़त्म हुआ उसके जो मेन अच्छे टीचर्स थे उनको हटाना पड़ गया उसको। तो क्या होता है, हम नहीं चाहते कि 45-50 में हम अपने लाइवलीहुड के लिए सोचें, उस समय हम बस अपने बच्चों और फैमिली के लिए चाहते हैं रादर देन बाकी अपना लाइवलीहुड सिक्योर करते रहे। उस समय आप तैयारी भी नहीं कर सकते एग्जाम की, तो इसलिए क्या है, रादर देन उस समय पेनफुल प्रोसेस से जाओ, अभी थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है ना, उसको बस 1 साल की बात है, उसको अच्छे से कर लो, और जितना कम टाइम दोगे डेली बेसिस पे उतना ज़्यादा वो पेनफुल प्रोसेस लंबा जाएगा, है ना? तो हम थोड़ा सा जल्दी करें, और इसको मैं पेनफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें 2 चीज़ है। जैसे क्या है, एक बच्चा ना अंधेरे टनल से जाने से डरता है ना? क्यों डरता है? क्योंकि उसको पता नहीं कि आगे रास्ता क्या है। बट आप नहीं डरो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अंधेरे से जाने के बाद आगे डेफिनेटली लाइट है। तो बच्चे और आपके में तो डिफरेंस है ना, आपको पता है कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा ये करूँगा तो आगे लाइट है। एक जिम वाला भी जो जाता है वो मसल्स जब बनाता है तो कितना मेहनत करता है,
बट उसको पता है कि इससे मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा और मसल्स अच्छे होंगे, ये भी पेनफुल होता है। तो एक मैच्योर पर्सन वही है जिसको पता है कि दैट पर्सन इज इन द पोजिशन टू अप्रिशिएट द लेवल ऑफ द एफर्ट्स दैट ही इज पुटिंग। वो अप्रिशिएट कर पाता है क्योंकि उसको पता है उसका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, और लास्ट ये है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से ये डेफिनेटली है कि आपका जॉब सिक्योर है, क्योंकि इसके नीचे के एग्ज़ाम तो आपके लिए एकदम लल्लू लगने लगेंगे क्योंकि आप उस लेवल की तैयारी कर लेते हो। तो डेफिनेटली नीचे के एग्ज़ाम आपके लिए हमेशा हैं, बट एग्ज़ाम जैसे क्या है, ये सब आपके टॉप लेवल के ग्रुप ए के जॉब है। पर आप ग्रुप बी में जाते हो ना, तो आपको देखते हैं, देख के लगेगा कि यार मेरा बॉस वैसा है, बॉस परेशान करता है, ये करता है, तो आपको लगेगा कि यार 1-2 साल तैयारी करके मैं ही सीधा बॉस बनता तो अच्छा लगता करके। तो जो उस समय जो फील होगा ना ग्रुप बी या ग्रुप सी में जाके एंटर करके फिर अपने बॉस से डांट खाना, ये खाना, उससे अच्छा आप सीधा टॉप लेवल पे जाओगे ना, तो आपको वो फील नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? तो जो प्रोसेस 10 साल बाद कोई करेगा, जैसे ग्रुप बी या ग्रुप सी ऑफिसर्स वाले जो लोग हैं, जो 10 साल बाद कोई चीज़ को ले पाएंगे या कोई फैसिलिटी या कोई लग्जरी ले पाएंगे, वो चीज़ आप इनिशियली 1-2 साल में ही कर लोगे। और उसमें भी आपके पास तो अभी मैरिज के लिए बहुत टाइम है, तो ये पैसा आपका ही है ना? आपको 21 साल में, 22 साल में आपका जॉब लग जाता है, तो 22 से 28 का टाइम जो है वो आपका ही है। ठीक है, क्योंकि फैमिली के बाद जो पैसे होते हैं वो फैमिली के हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, है ना? तो उसके लिए आपको रखना पड़ता है। सो दैट्स द थिंग, बस यही मोटिवेशन का चीज़ है। नोट्स बनाना है। दूसरा, जब स्टडी के लिए बैठो तो एक टेबल जो है, टेबल एकदम क्लीन रखो। क्लीन रखो मतलब जैसे मैंने आज जो पढ़ा उसको फिर से वापस फोल्ड करके रखो। भले कल से मैं वहीं से पढ़ने वाला हूँ, पर उसको फोल्ड करके रखो। उसको क्लीन रखना, नीट एंड क्लीन रखना। वो एक होली प्लेस है, मोर देन द टेम्पल, है ना? उससे ज़्यादा साफ सुथरी जगह होनी चाहिए वो आपका जो टेबल है। इट डजंट मीन कि वहाँ पे अगरबत्ती लगा के मस्त सूंघते रहो, वो पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन का काम करता है, वो नहीं करना। उसको एयरी रखो, हवादार रखो, ठंडा रखो, और वो टेबल को क्लीन एंड हाइजीनिक रखो। मतलब ये है कि खाना उसमें मत खाओ, ठीक है? उसको सही रखो। इससे क्या है, पढ़ने का हैबिट होगा, मन बनेगा। डर्टी रहेगा, मन नहीं आता। खुला रहेगा पेजेस तो येलोइश हो जाएंगे, बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा। उसको क्लोज करके रखो, ठीक है? कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकल हैं जिसको अपने को ध्यान रखना है। और जब भी पढ़ने बैठो तो टेबल एंड चेयर में ही रादर देन बेड पे, ठीक है? तो आई एम डन। अगर कोई डाउट है तो पूछो। सर हिंदी लैंग्वेज से भी रहेगा हमारा, हिंदी लैंग्वेज में। हाँ, हिंदी लैंग्वेज से आप दे सकते हो एग्ज़ाम। आप कोई भी लैंग्वेज में दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। कंटेंट हिंदी से मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, अपने यहाँ दोनों चीज़ है, इंग्लिश का भी मिलेगा आपको, हिंदी का भी मिलेगा। जी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है, RS अग्रवाल का पहला चैप्टर से स्टार्ट कर दो। बता रहा हूँ उसको कैसे करना है। RS अग्रवाल की बुक में क्या करना, ये मैथ्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, बट इसको करने से पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने हैं। उसमें देखो कि कौन कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? CSAT का क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें देखो कि कौन कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद RS अग्रवाल का बहुत सारे जो चैप्टर है, 16 चैप्टर के आसपास हैं शायद, तो 16 चैप्टर में से वो चैप्टर को पकड़ो जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उस चैप्टर में पहले एग्जाम्पल्स दिए होंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं, और कुछ फॉर्मूला दिए होंगे, उसको पहले सॉल्व करो। इसके बाद पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद उसके में ना बोलना चाहिए कि जैसे एग्जाम्पल्स के बाद उसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, ऐसे करीब 60-70 क्वेश्चंस होते हैं RS अग्रवाल की बुक में। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो उसको डबल टिक कर दो। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, डबल टिक कर दो। इसका सेकंड को के बाद ना थर्ड को छोड़ के फोर्थ को आप अटेम्प्ट करो।
थर्ड को मत अटेम्प्ट करो। अगर फोर्थ भी हो गया तो उसको डबल टिक करके ना सिक्स्थ पे जाओ, सिक्स्थ भी गया तो एट्थ में जाओ, ऐसा करके ना स्किप कर करके करो। पर अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो लगातार क्वेश्चन सॉल्व करो। आर.एस. अग्रवाल के साथ सबसे अच्छी यही बात है, वो धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाता है अपने मैथ्स का, और उसके बाद लास्ट के क्वेश्चंस बहुत टफ लेवल के होते हैं। तो उसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ईजी होते हैं। मतलब अगर आपने उसको कर लिया तो आपके लिए सारा ईजी है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट नहीं होता या क्लियर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो सिंगल टिक करो। डबल टिक एक बार में हो जाने से, सिंगल टिक अगर एक बार में नहीं होता तो अगली बार जब रिवाइज करोगे तो सिंगल टिक के क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करो, ताकि फ्यूचर में आपसे वही क्वेश्चंस बने जो नहीं बने थे पिछले बार। ठीक है, इस तरीके से मैथ्स का। तो मैथ्स में वो चैप्टर को पकड़ना, जिस चैप्टर को आपने पकड़ा उसका एग्जाम्पल्स और उसके बाद क्वेश्चंस वो पूरा हो जाता है, तभी वो चैप्टर को छोड़ना। ठीक है सर, हम बेसिक्स बनाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ने के अलावा सब्जेक्ट वाइज और कौन कौन से बुक्स पढ़ सकते हैं? हाँ, देखो सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स होती है। फिर भी जैसे आप क्या करना, स्पेसिफिकली ना कुछ क्वेश्चंस कुछ सब्जेक्ट्स के ना मुझे बताना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपकी बुक रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें आपको लेनी है या ये बुक्स जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दोनों में से दोनों चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। वैसे ज़्यादा अच्छा होता है कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट को डील कर रहा है ना उससे ही आप क्वेश्चन पूछो, क्योंकि हर एक टीचर का बुक का लिस्ट अलग होता है। हम लोग यहाँ से जो बुक्स बताते हैं वो स्टैंडर्ड है। जैसे हिस्ट्री के लिए बोला जाए तो स्पेक्ट्रम की बुक लेते हो, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एंशिएंट मिडिवल के लिए तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक लेते हैं। वो मेरे हिसाब से बहुत स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। पर कुछ लोग बिपान चंद्र की बुक बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो इसलिए हिस्ट्री के लिए कोशिश करो कि टीचर जो पढ़ा रहे ना उसकी बुक्स को फॉलो करो। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, एक लिस्ट मैं दे दे रहा हूँ। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट। आधुनिक भारत, मिडिवल और प्राचीन भारत। तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की बुक है जो बहुत अच्छी बुक है। मिडिवल एंड एंशिएंट के लिए तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक है। ये इंग्लिश का हुआ। अगर आपको हिंदी में जाना है तो तीनों के लिए एक कॉमन बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक, हिंदी की। तीनों की अलग अलग बुक्स आती है ओल्ड एनसीईआरटी की, नेट पे खोजोगे मिल जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी के। नहीं तो हमारे जो जियोआईएस के ऐप में भी ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक फ्रीली अवेलेबल है। तो ये बुक्स हो गई। इसके अलावा कुछ लोग ना बिपान चंद्र की बुक यूज करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो भी अच्छी बुक है। बट बिपान चंद्र की बुक मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए अच्छा है, एग्जाम देने के लिए स्पेक्ट्रम की बुक अच्छी है, बस इतना डिफरेंस है। सर सीजीपीएससी के लिए भी यही सेम बुक सप्लाई होगी? सेम, सीजीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए यही 3 बुक्स रिक्वायर्ड होंगे। ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। दूसरा, ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 की 2 बुक होती है एनसीईआरटी की। ये दोनों बुक, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी को बताएगा और एक इंडियन ज्योग्राफी को बताएगा। स्टेट पीएससी के लिए सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर यूपीएससी वाले हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों देखना है। क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए, ये बुक इटसेल्फ में सफिशिएंट है। बट अगर इसके अलावा अगर पढ़ना चाहते हो तो माजिद हुसैन की बुक है। सारे एस्पिरेंट माजिद हुसैन की बुक पढ़ते हैं। रिसेंटली मैंने एक बुक देखी है भूमिका सैनी की, जो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि भूमिका सैनी की बुक भी आप ले सकते हो। देखो क्या है यार, सब लोग एक ही बुक से पढ़ते हैं तो कंटेंट भी एक ही जैसा होगा, तो यार आंसर चेक करने वाले को कैसे अलग दिखेगा आपका। और मुझे पर्सनली फील हुआ, देखो सब लोग ना एक भेड़ की चाल में चलते हैं
ये बुक अच्छी है तो सब के सब वही ले रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होता। कुछ अच्छी बुक्स आती है मार्केट में जिसको मैंने देखा है, पढ़ा है, मुझे अच्छी लगी है। इनफैक्ट एग्जाम के हिसाब से ये बहुत अच्छी बुक लगी है, भूमिका सैनी की बुक। ठीक है, तो ये भूमिका सैनी की बुक। सर तो इसमें 6 to 10 की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होगी? देखो वही देखो 6 to 10 Geography में? की, हाँ बता रहा हूँ, 6 to 10 की एनसीईआरटी मैंने अलग से ज्योग्राफी के बारे में नहीं लिखा है, सोशल स्टडीज के नाम पे दिया है ना 6 to 10 में। तो सोशल स्टडीज के नाम पे जो वो बुक्स को पढ़ा जा सकता है, बट मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको क्लास 11 की नहीं समझ आती तब पीछे के ज्योग्राफी में जाओ, पर अगर आपको समझ आ रही है तो जरूरत नहीं है आपको। गेटिंग इट? बट दिस टू बुक्स ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी इज द बाइबल। ये ज्योग्राफी की बुक के लिए बाइबल है ये दो बुक। ठीक है, तीसरा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए पहले जो बुक आती थी वो एक शंकर आईएएस की बुक आती थी, पर इन्होंने सुसाइड कर लिया शंकर जी ने, तो अब एनवायरमेंट में वैसी बुक नहीं आ रही है जितनी अच्छी बुक आती थी। ठीक है ना, तो 2-3 साल पहले ही इन्होंने सुसाइड किया, पर इस समय तक इनकी बुक इतना पॉपुलर हो गई कि ये एनवायरमेंट के लिए बुक चलने लग गई, शंकर आईएएस की बुक। बट एज सच जब से अपडेट हुआ है, जब से इनकी डेथ हुई है, तब से आई डोंट फील कि उसमें उतना अच्छा अपडेट हो रहा है। तो इसके लिए शंकर आईएएस के अलावा जो आप प्रेफर कर सकते हो वो है खुल्लर, एनवायरमेंट की खुल्लर की बुक, या तो पीएमएफ की बुक या खुल्लर की बुक, ये दोनों अच्छी बुक है। खुल्लर वो इंसान है जिसने ओल्ड एनसीईआरटी का ज्योग्राफी लिखा था, है ना, एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का राइटर है ये खुल्लर। तो इनका जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है ना बहुत ऑसम है, इवन इनका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी ऑसम है, पर इतना बड़ा बना दिया इसने बुक को कि अब यूपीएससी के हिसाब से या स्टेट पीएससी के हिसाब से वो ज़्यादा हो जाता है, बस इतना ही है। अदरवाइज इनकी बुक हमेशा से प्रेफरेबल है, खुल्लर की बुक। पीएमएफ ने एनवायरनमेंट की बुक बहुत अच्छी बनाई है ना, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। फिर है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए शंकर गणेशन की बुक होती है, पतली सी बुक है, काफ़ी है। शंकर गणेशन की बुक है। इकोनॉमी की हमारी एक बुक है जीओएस की, उसको भी आप रेफर कर सकते हो, वो भी बहुत ज़बरदस्त बुक है इकोनॉमी के लिए। दोनों में से कोई भी बुक, आप कोई भी एक बुक को रेफर करना, जो भी बुक आपको बोला जा रहा है। हाँ, इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमी पढ़ना है आपको, मैक्रो, माइक्रो नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी का ये पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़नी है एनसीईआरटी की। आई थिंक क्लास 11th या 12th की है वो, 11th की है क्या मैक्रो? 11th है ना? नहीं माइक्रो नहीं पढ़ना, हाँ 12th में मैक्रो है ना, तो 12th की इकोनॉमिक्स बुक्स पढ़नी है, मैक्रो। फिर है कौन सा बचा, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए वन मैन आर्मी वाली बुक है, लक्ष्मीकांत, इसका कोई तोड़ नहीं है। लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी की, बहुत ज़बरदस्त बुक है। स्टेट पीएससी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा अच्छा है कि हमारे नोट्स से पढ़ना, इसके लिए नोट्स से पढ़ो। स्टेट पीएससी वाले पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को ना नोट से पढ़ो, रादर देन आप बुक्स पढ़ो स्टेट पीएससी वाले। और यूपीएससी वाले लक्ष्मीकांत और शंकर गणेशन की बुक पढ़नी है आपको। नहीं, पॉलिटी एंड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं लगेगा। गेटिंग इट? पॉलिटी एंड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नहीं चाहिए। क्यों बता रहा हूँ, हिस्ट्री को उसने आवर पास्ट 1, 2, 3 करके ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो बस आपको बोलना चाहिए इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए कुछ ग्लिम्स दिखाया है, कोई उसमें फ्लो नहीं है, स्टोरी का कोई फ्लो नहीं है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। बट ओल्ड एनसीईआरटी यूजफुल है, या तो आप सीधा ये जो बुक्स बताया उससे आप डायरेक्टली स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए या तो ओल्ड एनसीईआरटी
या तो ये जो बुक्स मैंने बताया उससे स्टार्ट करो। इवन पॉलिटी के लिए भी डायरेक्टली इससे स्टार्ट करो, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉलिटी के लिए एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, पॉलिटी में ना एक ना अगर आप उसको ना 2-3 दिन में ख़त्म कर सको तो ना उसके ना 2 बुक्स आते हैं, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स करके एक आती है एनसीईआरटी की ही, तो उसको आप ना एक सिंपली एक रीडिंग कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली भी इसमें जा सकते हो। गेटिंग इट? लक्ष्मीकांत स्टार्टिंग से बेस बनाते हुए पूरा सारा चीज़ खत्म कर देता है, उसमें आपको पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो एक बार एक लेवल पे कर सकते हो, बट आई एम सेइंग एनसीईआरटी की 2 बुक, जो ज्योग्राफी की जो बुक्स होती हैं, इकोनॉमिक्स की बुक्स होती है, और एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आएगी, है ना, वही काम की है, बाकी एनसीईआरटी की काम की नहीं है। तो 6 to 10 एनसीईआरटी में एक क्लास 7th की एक एनसीईआरटी होती है, अवर एनवायरनमेंट करके, क्लास 7th की अवर एनवायरनमेंट की बुक होती है, वो एनवायरनमेंट का एक अच्छा बेस बनाती है, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो या तो डायरेक्टली इससे स्टार्ट कर सकते हो। अब है लास्ट करंट अफेयर्स, जो कि इस सारे में से सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर के अलावा कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है। हम लोग कंपाइलेशन देते हैं, डेली का भी कंपाइलेशन आपको शायद मिल रहा होगा, आप देखे होंगे डेली का कंपाइलेशन मिलता है, आपको मिल रहा है, देख रहे हो? हाँ, डेली का न्यूज़ का इंग्लिश एंड हिंदी में एनालिसिस आता है। फिर मंथली भी मैगजीन आता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त मैगजीन्स हैं, फिर भी न्यूज़पेपर को छोड़ना नहीं है। न्यूज़पेपर रीडिंग आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को फास्ट करवाता है, आपको वोकेबलरी डेवलप करवाता है, तीसरा रिवीजन करवाता है, क्योंकि वो इवेंट्स रोज़ के रोज़ होते रहते हैं, तो इसलिए न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना? हाँ बताओ। हाँ, लैंग्वेज के लिए क्या? हाँ देखो, लैंग्वेज पार्ट के लिए ना, हिंदी का जो व्याकरण वाला जो बोल रहे हो, है ना, तो नहीं, उसके लिए ना नोट्स से पढ़ो रादर देन आप उससे पढ़ो, क्योंकि ना अलग से बुक पढ़ोगे ना, वो अपार्ट फ्रॉम पीएससी एग्जाम के अलावा वो सारे चीज़ के लिए व्याकरण दे देगा, वो काम का नहीं है। इवन आपका लैंग्वेज के लिए भी ना आप ना नोट्स से पढ़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना, अलग से बुक्स नहीं पढ़ना है। नोट्स हमारे यहाँ से ले सकते हो, है ना, एकदम पीएससी के नोट्स या तो किसी भी कोचिंग के नोट्स ले रहे हो, पर नोट्स से पढ़ो, ख्याल रखना, ग्रामर, व्याकरण या छत्तीसगढ़ी आपको उसी से पढ़ना है, नोट से, जो ज़्यादा हो जाता है वो। हाँ, और हाँ, जिसको स्टेट पीएससी देना है उसको लोकल न्यूज़ पढ़ना ही है, दैनिक भास्कर को पढ़ना है। जिसको यूपीएससी देना है उनको अगर हिंदी के हो तो जनसत्ता, अगर इंग्लिश के हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया से इवॉल्व होकर द हिंदू तक पहुंचना है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया से इवॉल्व होकर द हिंदू तक पहुंचना है। जितना जल्दी इवॉल्व कर जाओ उतना अच्छा है, जितना लेट करोगे उतना वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से थोड़ा सा ऊपर जाना है, अगर द हिंदू अवेलेबल नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस, पर ये दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर, ठीक है। इवॉल्व होना मतलब क्या है, इनिशियली द हिंदू पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, है ना। तो जब टाइम्स ऑफ इंडिया लगातार पढ़ते रहोगे तो आपका वोकेबलरी भी डेवलप हो जाएगा और कंटेक्स्ट भी डेवलप हो जाएगा। इसके बाद आप द हिंदू पढ़ने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। क्या उसमें पिक्चर्स नहीं रहते, ये सब नहीं रहता तो बोरिंग लगता है, ठीक है, तो बट उसमें कंटेंट ज़बरदस्त रहता है। नहीं, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत कोई अदर मैगजीन्स कुछ भी नहीं लेना है आपको, जो यहाँ से मिल रहा है वो बहुत अच्छा कंपाइल्ड वर्जन है उस। हाँ नहीं, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, हाँ ऑनलाइन मिलेगा, उसका पीडीएफ मिलेगा, क्या कि वो 100 पेजेस से ज़्यादा की एक महीने की होती है, ठीक है। तो ये मैगजीन्स मिलेंगे, उसको आप देख सकते हो। कौन कार रिपेयर करा रहा है? और लास्ट ये है, एक इंडिया का मैप रखना है, इंडिया फिजिकल मैप, और एक अगर यूपीएससी वाले हो तो वर्ल्ड फिजिकल मैप भी, है ना। तो अगर स्टेट पीएससी तो इंडिया फिजिकल मैप, छत्तीसगढ़ का फिजिकल मैप, यूपीएससी है तो वर्ल्ड फिजिकल मैप, इंडिया फिजिकल मैप, वर्ल्ड को सामने राइट साइड में इंडिया का फिजिकल मैप।
देखना ऐसा है, रोज़ कोई ना कोई पॉइंट को ट्रेस करना है। आज ये चीज़ था जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया, पेंसिल से मार्क करना है, अगले दिन उसी को फिर से रिवाइज़ करना है। फिर से जो जो मार्क्ड पेंस पोर्शन है उसको अगले दिन फिर से चेक करना है। तो हर दिन 4 से 5 प्लेसेस को आइडेंटिफाई करो, सर्कल करो, और अगले दिन फिर से उसको रिवाइज़ करो, फिर 4-5 सर्कल करो। तरीका ये है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन था? सुनिए ना सर। हेलो हाँ, बोलो। सर, सी सेट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है बोले? आर.एस. अग्रवाल। सर, आर.एस. अग्रवाल तो हम पढ़े थे, उसमें पूरा शॉर्ट ट्रिक से नहीं देता, पूरा घुमा फिरा के देता है। उससे बढ़िया तो ये अरिहंत किरण का सही है। कर सकते हो, मैं बोला ना, जिस बुक से आप पढ़ चुके हो उस बुक से कर सकते हो। आर.एस. अग्रवाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यस सही बोल रहे हो कि उसमें ज़्यादा ट्रिक्स नहीं दिए रहते हैं। प्रॉब्लम क्या हाँ, होता घुमा फिरा के है देता है सर। मैथ्स के साथ, एक दिक्कत ये होती है, अगर आपने क्वेश्चन का पैटर्न उस ट्रिक से अप्लाई नहीं कर पाया तो सॉल्व नहीं कर पाते। हाँ अगर आपने को ट्रिक पता है, पर ट्रिक कौन से क्वेश्चन में सॉल्व होगा, अगर ये भूल गए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही खत्म हो जाता है आपका। तो पहले लॉन्ग मेथड पे जाओ, फिर ट्रिक्स पे आओ। कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि पहले ट्रिक्स में जाओ और सीधा सॉल्व करो, नहीं, पहले लॉन्ग मेथड से सॉल्व करो ताकि आपके पास वो मेथड हमेशा अवेलेबल रहे। फिर धीरे से वो शॉर्ट होता जाता है, और ट्रिक्स फिर बाद में आना, समझे? और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है। हाँ, स्पेक्ट्रम करना है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत। हाँ, लक्ष्मीकांत। सर, हमारा तो 3 अटेम्प्ट जा चुका है। पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीमिल्स फेल के, अभी तो मेंस क्वालिफाई में कट गया इस बार 2023 वाला में। अच्छा, मेंस में नहीं हो पाया इस बार 2023 वाला। यूपीएससी का कि स्टेट पीएससी का आपका? ये यूपीएससी का सर। अच्छा, तो एक बार मेरे साथ बैठना कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। आंसर राइटिंग प्रॉब्लम है सर। ये दृष्टि आईएएस में क्या था, 1 लाख रुपया दे के, उसमें 1000 स्टूडेंट में कोई बैच नहीं रहा है। वो तो सेमिनार है, क्लास थोड़ी ना है सर। इतना भीड़ में कैसे पढ़ता? प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल बराबर नहीं था। ठीक है, आप एक काम करिएगा, आइएगा, मैं आंसर मेंटरशिप की जरूरत है। आंसर राइटिंग प्रॉब्लम है सर मेंस एग्जाम के लिए। आंसर राइटिंग बिगेस्ट चैलेंज है। अगर बोला जाए, अगर सही ढंग से कर लिए ना, तो आपके मार्क्स ना, जितना आपने स्टोर किया है, जितना आपने नॉलेज गेन किया है, वो हाफ वर्क है, और जितना आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हो वो हाफ वर्क है ना? नंदिनी की यार, जो 2014 या 15 की टॉपर थी, उसने 1 साल पहले आईआरएस ऑफिसर थी, अगले साल वो आईएएस ऑफिसर बनी। दोनों के प्रिपरेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि उसने साल भर आंसर राइटिंग किया। तो 1 साल पहले वो आईआरएस ऑफिसर थी और अगले साल वो आईएएस बनी, वो भी रैंक 1। और उससे पूछा गया कि क्या डिफरेंस था आप दोनों के आंसर, आपके दोनों के प्रिपरेशन में, तो उसने बोला बस मैंने सिर्फ आंसर लिखने का प्रैक्टिस किया है। तो इसलिए आंसर लिखने का प्रैक्टिस आधा काम है आपका, आधा काम गेन करने का और आधा काम डिलीवर करने का, है ना? गेन कर लिए, डिलीवर कैसे करना ये नहीं समझ पाए तो वो भी काम खत्म नहीं हो पाता आपका। रिवीजन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना सर यूपीएससी के लिए। हाँ हाँ, रिवीजन नहीं कर। तो क्या नाम है आपका? नारायण? नारायण साहू सर। हाँ हाँ, ठीक है नारायण, एक दिन आइएगा, तो एक दिन बैठिएगा मेरे साथ और आपका स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? सर से बात हुई। ठीक, ठीक है। और कोई ऑनलाइन में किसी को डाउट? सर, दैनिक भास्कर हम हिंदी मीडियम से पढ़े कि इंग्लिश होना चाहिए मोड उसका? आप कौन सा स्टेट पीएससी वाले हो? जी सर। हिंदी में पढ़ो। लोकल न्यूज़पेपर एक्चुअली आपके पास इंग्लिश के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना? तो लोकल न्यूज़ मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है दैनिक भास्कर पढ़ने के अलावा। ओके सर। ठीक, ठीक है, चलो फिर बाय।